नमस्कार मित्रों, आज का वीडियो आईआईटी जेईई के ऊपर है। ये मेरा दूसरा वीडियो है आईआईटी जेईई के ऊपर। एक वीडियो मैंने बनाया था आईआईटी जेईई का और काफ़ी अच्छा उससे लोगों ने फ़ोन किया और प्रश्न भी पूछे, तो मैंने तय किया कि इसी विषय पर दूसरा वीडियो बनाऊं। पहला वीडियो जो है वो आपको यूट्यूब पर मिलेगा, राइट टू रिकॉल चैनल पर जेईई के ऊपर है। दूसरा वीडियो आज तारीख है 4 मार्च 2012 और 7 मार्च 2012, 3 दिन के अंदर मैं एक पूरा PDF फाइल बना दूंगा rahulmehta.com/jee.pdf। अभी नहीं है, 7 मार्च को आ जाएगी। rahulmehta.com/jee.pdf कि किस तरह से आईआईटी जेईई को बचा सकते हैं, या आईआईटी जेईई यदि खत्म करने में सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और कपिल सिब्बल सफल हो जाते हैं, तो एक बार आईआईटी जेईई खत्म हो जाए तो उसको बाद में कैसे पुनर्जीवित किया जा सकता है। दोनों मुद्दे मैंने एक साथ लिए क्योंकि जितनी शक्ति है इन तीन लोगों में और जितना सपोर्ट मिल रहा है उन्हें अखबारों का आईआईटी जेईई को खत्म करने के डिसीजन पे, उससे संभावना कम है कि जेईई को बचा पाएंगे। तो कुछ चीज़ें मैं पहले वीडियो की रिपीट करूंगा कि मनमोहन सिंह, कपिल सिब्बल और सोनिया गांधी ने क्यों ये तय किया कि आईआईटी जेईई को ख़त्म किया जाए, और क्यों सारे आईआईटी के डायरेक्टरों ने भी उनको सपोर्ट किया कि हाँ जेईई ख़त्म कर दो। आईआईटी के जो 10-15 डायरेक्टर है, उनकी जो काउंसिल है आईआईटी डायरेक्टर काउंसिल, उनमें यूनानिमसली ये पास हुआ कि आईआईटी जेईई को ख़त्म कर दो। तो और आप देखो तो अधिकतर अखबार जो है उन्होंने भी इस डिसीजन का विरोध नहीं किया, एक भी एडिटर ने इसका विरोध नहीं किया। जो बीजेपी के सांसद है उन्होंने भी इसका विरोध नहीं किया, कांग्रेस के भी किसी सांसद ने नहीं किया। कांग्रेस के काफ़ी सांसद आईआईटी के स्टूडेंट रह चुके हैं। मैं बीजेपी का एग्जाम्पल दूँ तो बीजेपी के जो गोवा के चीफ मिनिस्टर थे वो भी आईआईटी के से पास आउट है। और जो सो कॉल्ड सिविल सोसाइटी है, सिविल सोसाइटी में भी काफ़ी आईआईटीएन है, जैसे अरविंद केजरीवाल है, बहुत सारे लोग हैं। तो उनमें से भी किसी का कोई स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिएक्शन नहीं आया है। उन्होंने करीब इसको अनदेखा कर दिया है, जैसे ये कोई बहुत ही माइनर मुद्दा हो, इंडियन एजुकेशन से या इंडिया की सोसाइटी से कोई खास लेना देना ना हो, इसलिए इस तरह का उनका रवैया रहा है। तो क्या कारण है कि आईआईटी जेईई को ख़त्म किया जा रहा है? तो मेरा जो मानना है कि ये काम कपिल सिब्बल, मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी जो कर रहे हैं और बाकी लोग इन्हें सपोर्ट दे रहे हैं, बीजेपी के लोग, कांग्रेस के लोग, सीपीएम के लोग, सिविल सोसाइटी और अलग अलग टीवी चैनल जो उनको सपोर्ट दे रहे हैं, तो उसके पीछे मल्टीनेशनल कंपनियों के मालिक हैं। तो आप कहोगे कि भाई मल्टीनेशनल कंपनियों को मालिक को क्या लेना देना आईआईटी, वो क्यों आईआईटी के दुश्मन बनेंगे? तो ऐसा है कि कोई देश को यदि गुलाम बनाना हो तो बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सेना भेजने से गुलाम हो जाए, कि बहुत सारी चीज़ों में से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उस देश का साइंस और मैथ्स का एजुकेशन कमज़ोर बना दिया जाए या जितना हो सके ख़त्म कर दिया जाए। तो साइंस और मैथ्स का जो लेवल है पॉपुलेशन का, स्टूडेंट्स का, उस देश के जनरल पॉपुलेशन का, वो उस देश की इंडिपेंडेंस में बहुत तरीके से मदद करता है। एक तो वो एक इंडिपेंडेंट सोच लेता है। साइंस और मैथ्स एजुकेशन जिस सोसाइटी में ज़्यादा हो, वहाँ के लोगों को बेवकूफ़ बनाना मुश्किल हो जाता है, और जहाँ मैथ्स साइंस एजुकेशन कम हो वहाँ बेवकूफ़ बनाना आसान हो जाता है। दूसरा कि जिस देश का साइंस और मैथ्स एजुकेशन कमज़ोर हो, वो देश टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग में पीछे पड़ जाता है, और ख़ास करके वहाँ पे हथियार बनाने की फैक्ट्रियाँ डालना मुश्किल हो जाता है। तो वो जिस देश में साइंस मैथ्स एजुकेशन कमज़ोर हो, उसे फिर हथियार इंपोर्ट करने पड़ते हैं विदेशी देशों से, फिर वो फ्रांस हो या ब्रिटेन हो या अमेरिका हो या कोई भी हो, तो उन्हें इंपोर्ट करना पड़ता है। इंपोर्ट करने के लिए वो बाध्य हो जाते हैं, और इस तरह से उस देश पे कंट्रोल रखना और उस देश के मिनरल्स रिसोर्सेस छीनना वो थोड़ा आसान काम हो जाता है। और जिस देश में साइंस मैथ्स एजुकेशन कमज़ोर हो, वहाँ पर बड़ी मात्रा में रियल मैन्युफैक्चरिंग जिसे कहते हैं, कि जिसमें आप असेंबलिंग नहीं, रियल मैन्युफैक्चरिंग की गाड़ी बन रही है तो गाड़ी का एक कलपुर्जा इंडिया में बन रहा है, वो रियल मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो जाता है। और रियल मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो जाए या कमज़ोर पड़ जाए या कम हो जाए, तो ऑटोमेटिकली वो देश है वो मल्टीनेशनल कंपनियों पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएगा। तो
तो और एक और रीज़न है कि मल्टीनेशनल कंपनियों को साइंस मैथ्स एजुकेशन कमज़ोर करना है कि इंडिया का जो मैथ साइंस एजुकेशन अच्छा है उसकी वजह से हर साल लाखों की संख्या में काबिल इंजीनियर पास होते हैं। जैसे कि आईआईटी से हर साल 5-7 हज़ार बहुत काबिल इंजीनियर पास होते हैं, दूसरी कॉलेजों से भी काबिल इंजीनियर पास होते हैं। और अब अमेरिका के जो मल्टीनेशनल कंपनी के मालिक है उनके लिए समस्या ये खड़ी हो जाती है कि यदि तुम इनको एब्जॉर्ब ना करो अमेरिका की इकोनॉमी में तो वो लोग भारत में रहेंगे, और भारत में रहेंगे तो वहाँ पे उद्योग धंधा शुरू कर देंगे। इसलिए किसी भी तरह से उन्हें एब्जॉर्ब करना पड़ता है कि जहाँ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की जरूरत ना हो तो भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट नए नए खड़े कर दो। फाइनेंस कंपनियाँ हैं, डेटा एनालिसिस के लिए हजारों लोगों को लगा देती है, कुछ होता नहीं है डेटा एनालिसिस से। कोई ये शेयर प्राइस प्रेडिक्शन और वो सब बकवास है, दुनिया का कोई आदमी शेयर प्राइस को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। ये सारे जो प्रोजेक्ट किए गए हैं वो लोगों को बिजी रखने के लिए किए जाते हैं ताकि बड़ी संख्या में इंटेलिजेंट इंजीनियर और इंटेलिजेंट जिनका मैथ साइंस का बेस अच्छा है उनको तुम व्यस्त रखो ताकि वो भारत के अंदर फैक्ट्रियां बनाने का काम शुरू ना करें। तो लेकिन व्यस्त रखने के लिए फिर काफ़ी अच्छी सैलरी देनी पड़ती है, तो वो उनके लॉसेस में एडअप होता जाता है। और आसान तरीका ये है कि उस देश का साइंस मैथ्स एजुकेशन ही खत्म कर दो, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। उस देश का यानी भारत का साइंस मैथ्स एजुकेशन ही खत्म कर दो ताकि वहाँ से बड़ी संख्या में टैलेंटेड इंजीनियर साइंटिस्ट टेक्नीशियन पैदा होने ही कम हो जाए, तो ऑटोमेटिकली उस देश से इतनी बड़ी संख्या में लोगों को नौकरी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वो देश है वो मैन्युफैक्चरिंग का के मामले में और हथियारों के मैन्युफैक्चरिंग के मामले में संपूर्णतया भारत, फ्रांस और अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन आदि देशों पर डिपेंडेंट हो जाएगा। तो मल्टीनेशनल कंपनियां के मालिक जो है वो चाहते हैं कि आईआईटी जेईई खत्म हो जाए। इतना ही नहीं, मैं थोड़ा आईआईटी जेईई के साथ साथ बाकी एजुकेशन की बात करूंगा कि किस तरह से पिछले 15 साल से मैथ साइंस एजुकेशन को कमजोर बनाया जा रहा है इंडिया में, और आईआईटी जेईई को खत्म करना उसी षड्यंत्र का एक हिस्सा है। तो पिछले 15 साल से कैसे मैथ साइंस एजुकेशन को कमजोर बनाया जा रहा है, तो मैंने 12th क्लास पास किया 1986 में। तो मैं ऐसे ही 1995 में मैंने मैथ्स की टेक्स्ट बुक देखी थी 1995-96 में। तो मैंने देखा कि वो क्वेश्चंस काफ़ी आसान हो गए। बहुत सारे जो मुश्किल क्वेश्चन है जिसे हम डबल स्टार क्वेश्चन बोलते थे, वो डबल स्टार क्वेश्चन पाठ्य पुस्तक में रखे ही नहीं गए और एग्जाम के पेपर भी आसान कर दिए गए। फिर मेरे मैथ्स के टीचर से भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमको ये एक तरह का आदेश दिया जाता है कि भाई आप एग्जाम आसान करो, और 10th के एग्जाम भी आसान कर दिए थे और 9th के एग्जाम के पेपर निकाल देते तभी भी हमको बोला जाता था कि भाई कम से कम 50% क्वेश्चन है वो टेक्स्ट बुक से होने चाहिए। तो इस तरह से मैथ्स के एजुकेशन को और साइंस के एजुकेशन को कमजोर बनाया गया था, खास करके सीबीएसई और स्टेट बोर्ड में, कि बहुत सारे स्टेट बोर्ड ने और सीबीएसई ने मुश्किल टॉपिक टेक्स्ट बुक में से निकाल दिए। जैसे मैंने कुछ ही दिनों पहले मुझे पता चला, मैंने वेरीफाई नहीं किया कि 1990-2000 के आसपास बिहार में एडवांस मैथ्स के काफ़ी टॉपिक निकाल दिए टेक्स्ट बुक में से, सिलेबस में से। और तो एक ये था कि मुश्किल टॉपिक और मुश्किल क्वेश्चन सिलेबस में से और टेक्स्ट बुक में से निकाल दो, एग्जाम आसान कर दो। उसके बाद ये और बढ़ता गया और बाद में हुआ कि 8th स्टैंडर्ड तक किसी को फेल नहीं करना, यानी 8th स्टैंडर्ड तक ना कोई पढ़ेगा ना कोई पढ़ाएगा। जो एग्जामिनेशन है उसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू क्या है कि उसमें विद्यार्थी की तो परीक्षा हो जाती है, टीचर की भी परीक्षा हो जाती है कि यदि उसके लड़के फेल हो जाते हैं तो पता लग जाता है कि भाई ये टीचर कुछ पढ़ा नहीं रहा। तो अब 8th स्टैंडर्ड तक सबको पास करना है, यानी स्टूडेंट पढ़ेगा नहीं, उस पर कोई प्रेशर नहीं रहा, और टीचर भी बोलेगा कि क्या मुझे पेपर चेक करना है ना, सबको 100 में से 90 नंबर दे दूंगा, तो वो भी पढ़ाएगा नहीं। तो ऑटोमेटिकली इससे मैथ साइंस का एजुकेशन है वो कमजोर हो जाएगा। फिर 10th के बोर्ड को निकालने की बात कही, मेरे ख्याल से सीबीएसई ने ऑलरेडी 10th का बोर्ड निकाल दिया है। तो 10th का बोर्ड पहले क्या होता था कि 10th के बोर्ड से शाला की, टीचर की और विद्यार्थी की पोल खुल जाती थी कि भाई इस टीचर ने तो कुछ पढ़ाया नहीं, ये शाला कैसी घटिया है कि 10 साल तक लड़का इस शाला में रहा और इसका 10th में इतना खराब रिजल्ट आया। तो जो 10th का बोर्ड का एग्जाम था, जो शाला के ट्रस्टी या तो जो इंचार्ज है उसके ऊपर एक लटकती तलवार का काम करता था कि भाई मैं अपना 5th, 6th, 7th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड में एजुकेशन की क्वालिटी थोड़ी मेंटेन करूं, वरना 10th में यदि मेरा खराब रिजल्ट आएगा तो जो
लड़के नए आने वाले हैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में या तो फिफ्थ स्टैंडर्ड में, माँ बाप उनके लड़के को मेरे स्कूल में रखेंगे नहीं, किसी और स्कूल में चले जाएंगे। तो हर एक ट्रस्टी था वो एक या दूसरे तरीके से अपने शाला का एजुकेशन मेंटेन करता था। मैं आपको एग्जांपल दूं कि मैं एक ट्रस्टी से परिचित हूँ, तो वो किस तरह से अपनी शाला का मॉनिटरिंग करते हैं, एजुकेशन का क्वालिटी कंट्रोल करते हैं कि जो हर 3 महीने में एक एग्जाम लेते हैं, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 9 महीने बाद और फाइनल एग्जाम, और उसका जो पेपर होता है वो किसी और टीचर के पास चेक करवाते हैं। यानी जो शाला का टीचर, जो क्लास का टीचर है, वो उस एग्जाम के पेपर को चेक नहीं करता, वो बाहर से टीचर बुलाते हैं और किसी को पता नहीं होता कि कौन टीचर कब आएगा, कब चेक करेगा, और वो टीचर को पेपर चेकिंग का अलग से पैसा दे देता है। उसके बाद यदि उसने गलत चेक किया तो मार्क चेंज होगा, पर कम से कम वो दूसरे टीचरों के पास पेपर चेक कराते थे। इसलिए यदि वो मान लो टीचर कमजोर पड़ा है पढ़ाने में तो उसकी पोल खुल जाएगी। वो क्यों ऐसा करता था? क्योंकि उसको स्टूडेंट चाहिए। माँ बाप वो चाहता है कि मार्केट में रेपुटेशन रहनी चाहिए कि भाई इस शाला का एजुकेशन अच्छा है, पर वो एजुकेशन अच्छा या बुरा वो मेजर कैसे होता है? कोई पैरामीटर तो है नहीं कि जिससे मेजर किया जा सकता है। तो वो मेजर होता है 10th के बोर्ड से, कि शाला बोलती है कि देखो भाई हमारे 10th में इतने लड़के थे और इतने ने इतने परसेंट लाए, इतने परसेंट लाए, इतने पास हुए या फेल हुए। तो जब 10th का बोर्ड निकल जाएगा तो माँ बाप के पास कंपैरिजन का या इवोल्यूशन का कोई तरीका नहीं बचेगा, और वो बस वो ब्रांड नेम देख के या तो स्कूल का बिल्डिंग देख के या तो देख के कि भी एयर कंडीशन है या नहीं, या ऐसी 2-4 चीजें देख के भेज देंगे अपने बच्चे को वहां पे। जो भी हो, इससे मैथ साइंस का एजुकेशन है वो कमजोर हो जाएगा। तो ये जो प्रणालिका रखी गई कि 8th स्टैंडर्ड तक किसी को फेल नहीं करने का, 10th का बोर्ड निकाल दो, वो इसीलिए की गई कि भारत के लड़कों का मैथ साइंस एजुकेशन कमजोर हो जाए। उसके बाद आता है कि 12th का एग्जामिनेशन है वो आसान कर दो। जैसे कि बहुत सारे स्टेट बोर्ड और इवन सीबीएसई क्या करती है कि मैथमेटिक्स के एग्जाम में या साइंस के एग्जाम में जितने हो सके उतने ज्यादा टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन रखती है, या तो नॉन गाइड होते हैं, 1-2 नॉन गाइड होते हैं, अधिकतर क्वेश्चन उस नॉन गाइड में से आते हैं या तो टेक्स्ट बुक में से आते हैं, तो ऑटोमेटिकली लड़के हैं वो कम पढ़ेंगे। अब इसमें एक जो है वो आईआईटी जेई, कि आईआईटी जेई से विद्यार्थियों का स्तर कैसे ऊपर आता था, साइंस का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथमेटिक्स का, कि पूरे साल आईआईटी जेई की एग्जाम 4 लाख लड़के देते हैं। उनमें से शायद 1 लाख रिपीटर होते हैं और 3 लाख नए होते हैं। तो 3 लाख मान लो कि 3 लाख नए लड़के देते हैं, 1 लाख रिपीट कर रहे हैं, और उनमें से यूं भी मान सकते हैं कि कुछ लाख 1.5 लाख है वो इतने सीरियस नहीं होते, पर फिर भी कम से कम 4 लाख में से 2-2.5 लाख है वो काफी सीरियस होते हैं। तो वो मुश्किल सवाल हल करने की कोशिश करते हैं। देखो आईआईटी में जो 4 लाख लोग, 4 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, उसमें से 2-2.5 लाख सीरियस थे, और सिलेक्शन तो फाइनली होगा 5-10 हजार का, पर जो 2 लाख लड़के मेरिट में आने की कोशिश कर रहे हैं वो हर एक लड़का मुश्किल सवाल को हल करने की कोशिश करेगा, और जब मुश्किल सवाल हल करने की कोशिश है वो उसका लेवल इंप्रूव कर देती है। तो भले 2 लाख में से सिर्फ 5,000 सिलेक्ट हुए या 10,000 सिलेक्ट हुए, लेकिन 2 लाख लोगों ने, 2 लाख लड़कों ने मुश्किल सवाल हल करने की कोशिश की फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में, उससे उनका स्तर ऊपर हो गया। और उसका फायदा क्या होगा कि मान लो वो किसी और इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं तो भी वो अच्छे इंजीनियर बन के निकलेंगे। मान लो 12th के में उन्होंने मैथ साइंस की इतनी तैयारी करनी नहीं की होती और उसके बाद वो किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाए, अच्छे या बुरे, तो उनका लेवल है वो उतना नहीं होगा जितना एक अच्छे मैथ्स के विद्यार्थी का होगा। तो जो आईआईटी जेई की कॉम्पिटिटिव एग्जाम थी वो मैथ साइंस लेवल का लाखों विद्यार्थियों का मैथमेटिक्स और साइंस का लेवल इंप्रूव करती थी, जिसकी वजह से देश का इंजीनियरिंग ऊपर आ रहा था। अब आईआईटी जेई खत्म हो जाएगी तो न बजेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। जो आईआईटी के बदले में परीक्षा रखी जाएगी उसमें उस लेवल के मुश्किल सवाल पूछे ही नहीं जाएंगे कि लोनी की ट्रिग्नोमेट्री है, या तो एडवांस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, या तो जो हॉल एंड नाइट्स की अलजेब्रा की बुक्स है, उस लेवल के जो क्वेश्चन रखे जाते थे आईआईटी के जेई में वो दूसरे एग्जाम में रखे नहीं जाएंगे। तो ऑटोमेटिकली लड़के ये सारी जो किताबें हैं, लोनी की ट्रिग्नोमेट्री हो या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो या हॉल एंड नाइट की अलजेब्रा हो या इस तरह की जो एडवांस लेवल की किताबें हैं वो पढ़ना बंद कर देंगे। जैसे कि मैं जब आईआईटी की तैयारी करता था तो FY BSc की मैथमेटिक्स की किताबें पढ़ता था, ML खन्ना और शांति नारायण और बहुत सारे ऑथर्स की, क्योंकि
ट्वेल्थ की किताबों में तो इतने मुश्किल सवाल होते ही नहीं थे कि आईआईटी जेई के लेवल के, तो ऑटोमेटिकली तुम्हें रेफरेंस बुक्स पढ़नी पड़ती है, एफवाई बीएससी की बुक्स पढ़नी पड़ती है, ऑल एंड नाइट अलजेब्रा पढ़ती है, ये सब पढ़नी पड़ती है। तो उससे अब दूसरा पॉइंट आता है, तो मल्टीनेशनल कंपनियां, मैं फिर से समराइज कर दूं कि आईआईटी जेई की वजह से और इस तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की वजह से देश के लड़कों का मैथमेटिक्स और साइंस का स्तर ऊपर आ रहा था, जिसकी वजह से अमेरिका की कॉस्ट बढ़ रही थी कि उनको ये सारे लड़कों को एब्जॉर्ब करना पड़ता था कि एब्जॉर्ब नहीं करोगे तो ये अपने देश में उद्योग धंधा खोल देंगे। और वो क्यों मैथ साइंस एजुकेशन कमजोर करना चाहते हैं, ताकि भारत है वो विदेशी कंपनियों पर मैन्युफैक्चरिंग के लिए और हथियारों के लिए डिपेंडेंट हो जाए। अब सवाल आता है कि आईआईटी जेई को बचाया कैसे जाए। तो मैं इसमें मेरा जो मूवमेंट है राइट टू रिकॉल, वो कैसे इस पे काम कर रहा है, राइट टू रिकॉल ग्रुप, कि हम राइट टू रिकॉल के कानून लाने की कोशिश कर रहे हैं, मंत्री से संतरी, प्रधानमंत्री से लेके कॉर्पोरेटर तक, ग्राम पंचायत के सरपंच तक। ये खास इंपॉर्टेंट है कि द अन्ना की मूवमेंट किस तरह से बकवास है या बिल्कुल हमसे अलग है, कोई लेना देना ही नहीं है उससे, वो एकदम बकवास है वो जो राइट टू रिकॉल बोलते हैं। पहले तो वो राइट टू रिकॉल बोलते नहीं, राइट टू रिकॉल अगले जन्म में, इस जन्म में सिर्फ लोकपाल, फिर बोलेंगे कि लोकपाल आने के बाद राइट टू रिकॉल, फिर बोला कि राइट टू रिकॉल आने के बाद अब राइट टू रिजेक्ट आएगा, जब तक राइट टू रिजेक्ट नहीं आएगा तब तक राइट टू रिकॉल की बात मत करो। और जब बोला तो भी राइट टू रिकॉल की बात कही तो बोला कॉर्पोरेटर और सरपंच, नाम अन्ना हजारे दे रहे 4 आने। जो मैं बोलता हूँ ना कि कोई आदमी बनाना स्प्लिट आइसक्रीम लेके जा रहा है कि राइट टू रिकॉल पीएम, राइट टू रिकॉल सुप्रीम कोर्ट जज, राइट टू रिकॉल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, राइट टू रिकॉल एजुकेशन मिनिस्टर, और यहाँ पे वो केले का छिलका दे रहे हैं कि राइट टू रिकॉल सरपंच, राइट टू रिकॉल कॉर्पोरेटर, बस इससे अभी काम चला लो, राइट टू रिकॉल एमपी एमएलए अगले जन्म में देखा जाएगा। तो पहले मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मेरी राइट टू रिकॉल मूवमेंट को द अन्ना की मूवमेंट से कोई लेना देना नहीं है। मैंने राइट टू रिकॉल मूवमेंट शुरू की 1998 में, और इस पे मैं इलेक्शन लड़ा मई 2009 में, लोकसभा का इलेक्शन लड़ा गांधीनगर कंस्टिट्यूएंसी से, और मैंने अब तक अखबार में कुछ 15 एडवर्टाइजमेंट दिए हैं गुजरात के अखबारों में, और 5 एडवर्टाइजमेंट दिए हैं इंडियन एक्सप्रेस में राइट टू रिकॉल और रिलेटेड मुद्दों पे। तो पहले तो हमारा जो ध्येय है वो राइट टू रिकॉल के कानून लाना, और राइट टू रिकॉल प्रधानमंत्री, राइट टू रिकॉल प्राइम मिनिस्टर, राइट टू रिकॉल नेशनल एजुकेशन मिनिस्टर, राइट टू रिकॉल रिजर्व बैंक गवर्नर, राइट टू रिकॉल सुप्रीम कोर्ट चीफ जज। और इससे एजुकेशन कैसे इंप्रूव होगा? एजुकेशन इंप्रूव होगा 3 राइट टू रिकॉल के कानून से, राइट टू रिकॉल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, राइट टू रिकॉल स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर, राइट टू रिकॉल नेशनल एजुकेशन मिनिस्टर। ये 3 चीजों से एजुकेशन में जो गिरावट आ रही है वो गिरावट आने का बंद हो जाएगी और एजुकेशन धीरे धीरे इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे जो फीडबैक मिला वो 2 प्रकार का फीडबैक था, कि कुछ लोगों ने कहा कि भाई ठीक है, ये लॉन्ग टर्म बात है राइट टू रिकॉल की, कि कैसे हम एजुकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं सरकारी स्कूलों को, लेकिन अभी मुद्दा है आईआईटी जेई का, तो आईआईटी जेई को कैसे बचाया जाए। मतलब राइट टू रिकॉल तो काफ़ी सारी चीज़ें कवर करता है, जैसे बांग्लादेशियों को भगाना, जो बांग्लादेशी घुस गए हैं उनको भगाना, और जो देश में महंगाई है, इन्फ्लेशन है, उसको कम करना, बहुत सारे इसमें मुद्दे आते हैं। तो आईआईटी जेई से स्पेसिफिक मैंने कहा कि हाँ स्पेसिफिक भी कुछ है, उसका मैं डिटेल में लिखूंगा rahulmehta.com/jee.pdf में, और अभी भी एक्सप्लेन करूंगा। और साथ साथ में दूसरी चीज है कि एजुकेशन को कैसे बचाना और पूरे देश को कैसे बचाना, ये 3 चीजें साथ साथ में। तो पहले मैं बताऊंगा कि जेई को कैसे बचा सकते हैं, या यदि जेई बचाने में हम असफल रहते हैं तो साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल बाद कैसे जेई को पुनर्जीवित किया जा सकता है। तो पहले तो देखो कि जो लोग जेई को खत्म करना चाहते हैं वो कितने शक्तिशाली हैं। एक भी अखबार ने, सारे अखबारों ने इसको सपोर्ट किया है। जो एंटरटेनमेंट मीडिया है, मूवीज वगैरह, वो भी इस बात को इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है। आप 3 इडियट्स मूवी देखो, मेरे मानने में वो एकदम घटिया मूवी थी, एकदम घटिया मूवी थी, क्योंकि उसका थीम बहुत ही घटिया था। उसका थीम ये था कि तुम लड़कों पे दबाव ना डालो कि वो पढ़ाई करे, वो बकवास थीम है। ये प्रूवन कंक्लूजन है कि जो लोग मैथ साइंस एजुकेशन पे ध्यान देते हैं वो किसी भी कैरियर में चले जाए आगे की जिंदगी में, वो राइटर बने,
या चोर बदमाश बने, या पॉलिटिक्स में जाए, या साइंस में जाए, या इंजीनियरिंग में जाए, या बिजनेस में जाए, जिनका मैथ साइंस एजुकेशन अच्छा होता है वो उनके फील्ड में जिनका मैथ साइंस एजुकेशन कमजोर होता है उससे आगे रहते हैं। ये प्रूवन एस्टैब्लिश्ड ऑब्जर्वेशन है। तो ये दबाव कम डाला जाए वो बात ही बकवास है, पर वो एक पूरा माहौल खड़ा करना था कि किस तरह से एजुकेशन सिस्टम को तोड़ने के काम को जस्टिफाई किया जाए। उस संदर्भ में ये पूरी 3 इडियट फिल्म्स बनी थी। तो दुश्मन कितना ताकतवर है उसका अंदाज लगाने के लिए देखो कि सोनिया गांधी, कपिल सिब्बल और मनमोहन सिंह तो तैयार हो गए कि हाँ जेईई खत्म कर दो। आईआईटी के जितने भी 12-15 डायरेक्टर है सबको उन्होंने पोजीशन का लालच देके या पैसा देके कन्विंस कर लिया कि आप भी इस पे साइन कर दो। तो ये डिसीजन कि जेईई को खत्म किया जाए वो यूनानिमसली पास हुआ था। सारे आईआईटी के डायरेक्टरों ने इसका समर्थन किया था। अब कुछ एक टीचर्स के यूनियन लीडर है, टीचर्स उसके अगेंस्ट है, आईआईटी के अधिकतर स्टूडेंट्स भी उसके अगेंस्ट है, पर जो टीचर्स के यूनियन लीडर है उनको खरीद लेंगे। तो 1-2 दिन शायद हड़ताल हो जाए तो हो जाए, बाकी तीसरे-चौथे दिन वो हड़ताल को समेट लेंगे और वापस काम धंधे पे लगे जाएंगे। आईआईटी के अंदर स्टूडेंट यूनियन इतने पावरफुल है नहीं, अधिकतर स्टूडेंट को अपने पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, तो वैसे भी स्टूडेंट यूनियन कमजोर है और वो कुछ खास उखाड़ नहीं पाएंगे। बाकी मीडिया में आप देखो तो एक भी मीडिया ये आवाज़ नहीं, एक भी अखबार या ये टीवी चैनल इस आवाज़ को सपोर्ट नहीं दे रहा कि आईआईटी जेईई बचनी चाहिए। और जो स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन लेवल है कि आईआईटी बचाओ की मुहिम छेड़ोगे, तो मान लो कि आईआईटी दिल्ली में बीटेक और एमटेक मिला के 2000-3000 लड़के हैं और फैकल्टी मिला के 500 और फैकल्टी जोड़ लो तो 3-3,500 स्टूडेंट प्लस फैकल्टी हो गए। और जंतर मंतर पे मान लो अनशन रखोगे तो मेरे ख्याल से पहले दिन मुश्किल से 300 लोग आएंगे और दूसरे दिन 300 से भी कम आएंगे, दूसरे दिन तो शायद 30-40 लोग ही आएंगे। इससे ये नहीं कहता कि अनशन नहीं करना चाहिए, जिसे करना हो मैं उसे सपोर्ट करूंगा। और दूसरा मीडिया कवरेज इसको 0 मिलने वाला है। तो इस हालत में जो स्टेट अभी लग रहा है, स्टेट ऑफ अफेयर लग रहा है, तो आईआईटी जेईई ऑलरेडी कोमा में पहुंच चुकी है कि 2014 में जेईई को कैंसिल करने का डिसीजन लगभग फाइनल लग रहा है। अब देखते हैं क्या होता है। तो भी कैसे बचाया जा सकता है, प्रयत्न करना हो तो क्या प्रयत्न करना चाहिए कि जो लोग आईआईटी जेईई को बचाना चाहते हैं वो प्रधानमंत्री को एक लेटर लिखे कि भाई आप ये गैजेट नोटिफिकेशन प्रिंट करो। गैजेट नोटिफिकेशन क्या होता है? गैजेट नोटिफिकेशन इस तरह का डॉक्यूमेंट होता है, हर एक केंद्र सरकार, राज्य सरकार हर महीने एक गैजेट नोटिफिकेशन निकालती है, हर महीने या हर 15 दिन। इसमें कलेक्टर, पटवारी सबके लिए आदेश होते हैं कि भाई आपके लिए क्या आदेश है, और उस आदेश के अनुसार उन्हें काम करना होता है। तो जो लोग आईआईटी जेईई बचाना चाहते हैं वो प्रधानमंत्री को एक लेटर लिखे कि आप एक गैजेट नोटिफिकेशन छापो। गैजेट नोटिफिकेशन का एग्जैक्ट ड्राफ्ट मैंने अपने बुक में दिया है, rahulmehta.com/jee.pdf। उसमें यह है कि जितने भी आईआईटी के विद्यार्थी हैं उनका एक लॉगिन अकाउंट कॉलेज बना है। कॉलेज के पास डेटा तो है पिछले 20, 25, 30 साल के विद्यार्थियों का, 40 साल के विद्यार्थियों का भी होगा, और उनका यूजर नेम क्रिएट कर दे उनके रोल नंबर के ऊपर से। जैसे मेरा आईआईटी दिल्ली में रोल नंबर था 86119, तो मेरा यूजर नेम बना सकते हैं IITD_86119_Rahul_Mehta, या तो _86119 भी काफी है। और जो भी आईआईटी के पास आउट लड़के हैं जो कांटेक्ट करे और आइडेंटिफिकेशन प्रूफ भेजे, उनको आप एसएमएस के जरिए पासवर्ड भिजवा दो। तो वहाँ पे जो नोटिस बोर्ड होगा उस पे होगा कि स्टूडेंट का नाम, उसका मोबाइल नंबर और उसके पीछे उसका जो अकाउंट नेम है वो, और उसको पासवर्ड एसएमएस के जरिए पहुंचा दिया जाएगा और उस पे वो लॉगिन करके रख सके कि वो आईआईटी जेईई के कैंसिल करने के डिसीजन को सपोर्ट करता है या अपोज करता है। और उसको कोई यदि नोट डालनी हो तो 200-500 कैरेक्टर की नोट डाल सके, और उसमें ज्यादा लिखना है तो वो कोई यूआरएल डाल देगा और जहाँ पे उसने बहुत ज्यादा लिखा है यदि उसको लिखना है तो इससे कम से कम जो आईआईटी के फैकल्टी है और जो आईआईटी के पास आउट स्टूडेंट है उनका ओपिनियन
पब्लिक, और ये कॉन्फिडेंशियल नहीं होना चाहिए, वरना तो बड़े पैमाने पे रिगिंग हो सकती है। मैंने मान लो वोट दिया कि भाई आईआईटी जेईई चालू रहनी चाहिए, और वहाँ पे जो वेबसाइट का एडमिनिस्ट्रेटर उसने मेरा वोट बदल दिया, तो मुझे पता भी नहीं चलेगा यदि कॉन्फिडेंशियल नहीं है। तो वहाँ पे पब्लिक वोट होना चाहिए कि भाई राहुल मेहता ये उसका अकाउंट नंबर है और उसने ये बोला है कि आईआईटी जेईई चालू रखनी चाहिए, और ये उसका 200-300 कैरेक्टर का शॉर्ट नोट। तो इस तरह से सारे आईआईटी के विद्यार्थियों का फीडबैक लिया जाए। इस तरह का गैजेट नोटिफिकेशन एक मनमोहन सिंह छापे। अब दो चीजें होगी, या तो मनमोहन सिंह नेक आदमी है, जैसे सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि मनमोहन सिंह बहुत नेक और ईमानदार आदमी है। मेरे मानने में तो वो एक नंबर का चोर उचक्का बदमाश है। मतलब वो नेक आदमी है, पर उसकी नेकी किसकी तरफ है? मल्टीनेशनल कंपनियों की तरफ। ही इज वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी लॉयल टुवर्ड्स मल्टीनेशनल कंपनी, IMF, वर्ल्ड बैंक, क्योंकि IMF वर्ल्ड बैंक ने उसे 1991 में फाइनेंस मिनिस्टर बनाया था। हम हिंदुस्तान के लोगों ने उसे फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बनाया था। तो उसकी नेकी और ईमानदारी अपने मल्टीनेशनल कंपनियों के मालिक की ओर है। खैर, यदि वो भारत के लोगों के लिए नेक है तो वो गैजेट नोटिफिकेशन छाप देगा कि हाँ भाई आईआईटी के विद्यार्थियों का कम से कम ओपिनियन तो ले लो, आईआईटी के फैकल्टी का ओपिनियन तो ले लो कि वो क्या चाहते हैं कि जेईई कैंसिल होनी चाहिए या नहीं। और यदि वो ऐसा गैजेट नहीं छापते तो उनकी पोल खुलने में आसानी रहेगी हमें कि भाई ये तो एक नंबर का बेईमान आदमी है, इतना बड़ा डिसीजन लेना था। और ऐसा कहीं नहीं लिखा गैजेट में कि उनका जो ओपिनियन होगा वो बाइंडिंग होगा। गैजेट नोटिफिकेशन मैंने जो प्रपोज किया उसमें इतना ही लिखा है कि भाई आईआईटी के जो पास आउट लड़के हैं और आईआईटी के जो भूतपूर्व फैकल्टी और वर्तमान फैकल्टी उनका ओपिनियन लेके पब्लिकली उनके ओपिनियन को वेबसाइट पे रखा जाए एजुकेशन मिनिस्ट्री के। और यदि वो काम भी नहीं करना चाहते तो इससे प्रूव हो जाएगा कि वो एक नंबर के बेईमान आदमी है। और दूसरा गैजेट नोटिफिकेशन लिया जाए कि जितनी भी शालाएं हैं अभी, वहां पे जितने माँ बाप है जिनका लड़का 9th 10th या 11th 12th में पढ़ रहा है, ये काम मुश्किल नहीं है क्योंकि शालाओं से आपको रोस्टर मंगाना है। तो हर एक शाला को बोला जाए कि भाई आप माँ बाप, और जो माँ बाप अपना मोबाइल नंबर देना चाहते हैं, जो माँ बाप मोबाइल नंबर नहीं दे, इस प्रोसेस में नहीं शामिल करना चाहते, उनको जबरदस्ती तो कर नहीं सकते। तो माँ बाप का नाम, उसके लड़के का नाम, उसका लड़का कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है, 9th 10th या 11th 12th, और उसके माँ बाप का मोबाइल नंबर जिस मोबाइल के जरिए वो गवर्नमेंट वेबसाइट से इंटरेक्ट करेगा, तो वो डेटा मंगाया जाए। और जो माँ बाप है उनका भी एक वेबसाइट पे लॉगिन अकाउंट रखा जाए और उसका पासवर्ड, और जो लड़के 8th 9th 10th में है, 9th 10th 11th 12th, जो लड़के 9th 10th 11th है उनका भी एक अकाउंट एजुकेशन मिनिस्ट्री के वेबसाइट पे रखा जाए। फिर वो स्टेट बोर्ड के हो या सीबीएसई के, पूरे इंडिया का। और हो सकता है ये प्रोसेस 2 दिन में खत्म नहीं होगी, ये प्रोसेस हो सकता है 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, लेकिन फिजिबल है। और ऐसा नहीं है कि इसमें प्रति व्यक्ति हजारों का खर्चा आएगा। प्रति व्यक्ति खर्चा कुछ 20, 40, 50 रुपए का आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। तो मेरा ये प्रपोजल है कि उनका अकाउंट रखा जाए और उनको भी ये फीडबैक देने की सुविधा की जाए। और ये बाद में और भी काम आएगा फीडबैक देने का। और भी मुद्दे एजुकेशन से रिलेटेड है, जैसे बोर्ड का एग्जाम कैंसिल करना चाहिए या नहीं, 8th क्लास तक सबको पास कर देना नहीं, तो उससे स्टूडेंट के फीडबैक आएंगे कि भी आईआईटी जेईई पास होनी चाहिए या नहीं, कैंसिल होनी चाहिए, चालू रखनी चाहिए। और हम माँ बाप के सामने कैनवासिंग कर सकते हैं कि देखो भाई, आप यदि आईआईटी जेईई कैंसिल कराओगे तो आपको लगता है कि चलो 2 के बजाय 1 एग्जाम हो गई, पर 2 के बजाय 1 एग्जाम हो गई, लेकिन आपके लड़के का जो मैथ साइंस का एजुकेशन जो इंप्रूव होना था वो नहीं होगा। और वो इंप्रूव नहीं होगा तो आगे जाके कैरियर में तो फर्क नहीं पड़ता कि उसने 2 एग्जाम के लिए तैयार किया था या 1 एग्जाम के लिए। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी है वो यदि उसकी 9th 10th 11th 12th में डेवलप नहीं होगी तो आगे जाके वो कैरियर में पीछे रह जाएगा। और आपको कि सारे लड़के पीछे रह जाएंगे, लेकिन दूसरे देशों के लड़के तो पीछे नहीं रह जाएंगे। चाइना में तो मैथ्स एजुकेशन बहुत अच्छा है, साइंस एजुकेशन अच्छा है, कोरिया में अच्छा है, जापान में अच्छा है। और कल यदि पाकिस्तान ने अपना एजुकेशन इंप्रूव कर लिया और भारत के लड़के यदि एजुकेशन में पीछे है तो पाकिस्तान भी भारत से ज्यादा मजबूत हो जाएगा। तो माँ बाप को कन्विंस किया जा सकता है कि आईआईटी जेईई की एग्जाम चालू रहनी चाहिए और उसमें सुधार आने चाहिए। यदि कुछ 1 साल से कुछ गिरावट आ गई उस एग्जाम में, तो हम लाखों माँ बाप के ओपिनियन प्रधानमंत्री के वेबसाइट पर लाने में सफल हो जाएंगे कि आईआईटी जेईई चालू रहनी चाहिए। और इसके द्वारा हम प्रूव कर सकते हैं कि भाई ये प्रधानमंत्री या कपिल सिब्बल या सोनिया गांधी जो आईआईटी जेईई खत्म करना चाहते हैं वो बेईमान आदमी है।
तो हम प्रधानमंत्री को कहे कि वो गैजेट में छापे कि आप स्टूडेंट के, पेरेंट्स के, आईआईटी के पास आउट के, आईआईटी के फैकल्टी के ओपिनियन प्रधानमंत्री के वेबसाइट पे आ सके। इस तरह का एक सॉफ्टवेयर आपने वेबसाइट पे रखिए और लोगों और उनके अकाउंट क्रिएट करके उनको पासवर्ड एसएमएस से भेजना वगैरह वो करे। वो कोई मुश्किल काम नहीं है। वो काम प्रधानमंत्री के जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होंगे वो चाहे तो 15 दिन के अंदर कर सकते हैं, हफ्ते के अंदर भी कर सकते हैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अब दूसरा जो मैं पार्ट बोलता हूं वो कि भाई पूरे भारत का एजुकेशन सिस्टम कैसे सुधारा जाए, मैं उस पर आता हूं। अब यहां पे हो सकता है कि जैसे मैं ये टॉपिक ऐड करूं सेव आईआईटी जेईई मूवमेंट कमजोर हो जाए, क्योंकि सेव आईआईटी जेईई में मैंने 2 प्रकार के रवैये देखे। कुछ लोगों ने इंटरेस्ट बताया कि हाँ भाई पूरे हिंदुस्तान की एग्जामिनेशन सिस्टम सुधारनी चाहिए, मैथ साइंस का स्तर गिर रहा है, सुधारना चाहिए। और कुछ लोगों का रवैया ऐसा भी लगा मुझे कि भाई ये सब बाकी इंडिया की बात छोड़ो, सिर्फ आईआईटी जेईई को बचाने पर ध्यान देते हैं। तो यदि मैं ये मुद्दा ऐड करूंगा इसमें कि भाई पूरे हिंदुस्तान की मैथ साइंस एजुकेशन सिस्टम सुधारनी है, बचानी है, तो हो सकता है कि कुछ लोगों का इस पूरी मूवमेंट में इंटरेस्ट खत्म हो जाए। तो मैं कहूँगा भाई मुझे उनकी परवाह नहीं है, मैं साफ बोलता हूँ, मुझे उनकी कोई परवाह नहीं है। उनको मूवमेंट में रहना है तो रहे, ना रहना है तो ना रहे। उनको यदि एक मुद्दे तक सीमित रखना है तो वो एक मुद्दे तक सीमित रहे। तो पूरी हिंदुस्तान की मूवमेंट के, पूरी हिंदुस्तान की एजुकेशन सिस्टम बचाने के लिए क्या किया जा सकता है? तो आप प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को बोल सकते हैं कि वो एक गैजेट नोटिफिकेशन निकाले। कौन सा गैजेट नोटिफिकेशन? राइट टू रिकॉल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। राइट टू रिकॉल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, ये मेरा रेफरेंस मटेरियल है, rahulmehta.com/301.htm। मैं फिर से दोहराता हूँ, rahulmehta.com/301.htm। इसके चैप्टर 26 में, चैप्टर 26 जो कि चैप्टर 26 नहीं, चैप्टर 30 है प्रपोजल्स टू इम्प्रूव मैथ साइंस एजुकेशन। प्रपोजल का मतलब है प्रपोज्ड लॉ, कि कौन से कानून गैजेट में छपने से मैथ साइंस एजुकेशन इंप्रूव होगा। और दूसरा है चैप्टर 26 प्रपोजल्स टू इम्प्रूव इंजीनियरिंग स्किल्स इन इंडिया, कि इंजीनियरिंग स्किल भारत में कौन कौन से कानूनों से सुधर सकती है। तो चैप्टर 30 में मैंने राइट टू रिकॉल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर का ड्राफ्ट दिया है कि ये ड्राफ्ट आने से जिले के नागरिकों को यदि उन्हें डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर बदलना है तो वो बदल पाएंगे। तो ड्राफ्ट की मैं आपको संक्षिप्त समरी बता देता हूं कि राइट टू रिकॉल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर किस तरह से एजुकेशन सुधारेगा। मतलब ये जो 2 पेज का ड्राफ्ट है, राइट टू रिकॉल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर 1.5 पेज का, वो यदि राज्य के या केंद्र सरकार के गैजेट में आ जाता है तो एजुकेशन इंप्रूव होने की प्रोसेस शुरू होगी। तो 2 पार्ट में बटेगा कि भाई कैसे हम पीएम या मुख्यमंत्री को फोर्स कर सकते हैं। उसके लिए एक दूसरा वीडियो टेप है, वो जो कि राइट टू रिकॉल मूवमेंट का कैसे प्रचार हो सकता है उसके ऊपर है। इस वीडियो में मैं एक ही टॉपिक डिस्कस कर पाऊंगा कि ये ड्राफ्ट यदि गैजेट में आ जाता है तो फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक का एजुकेशन कैसे इंप्रूव होगा। मैथ साइंस और कानून और हथियार चलाने का विषय, जो 4-5 विषय पे मैंने फोकस किया है, मैथ्स का एजुकेशन, साइंस का एजुकेशन, कानून का एजुकेशन, लॉ एजुकेशन, जो मेरा प्रपोजल है कि 6th स्टैंडर्ड से शुरू होना चाहिए, और हथियार चलाने का एजुकेशन। ये 4 इंपॉर्टेंट विषय है देश के लिए और हर एक व्यक्ति के लिए। तो इसका पहला क्लॉज ये कहता है इस प्रपोज्ड गैजेट नोटिफिकेशन का कि जो आदमी जिले का डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर बनना चाहता है वो कलेक्टर की कचहरी में अपना नाम दर्ज करा दे। यानी अभी तो मुख्यमंत्री डीओ की अपॉइंटमेंट करता है, वो प्रोसेस चालू रहेगी। 30 जिले हैं गुजरात के, उसमें मुख्यमंत्री ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर अपॉइंट कर दिए। यूपी में 60 जिले हैं, वहां भी चीफ मिनिस्टर ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर अपॉइंट कर दिए। हर एक मुख्यमंत्री आज जैसे कर रहा है वैसे उसने अपनी मर्जी से डीओ अपॉइंट किए। अब मान लो कोई व्यक्ति सोचता है कि भाई मैं ज्यादा अच्छा डीओ बन सकता हूं, तो वो कलेक्टर की कचहरी में 10-20 हजार जाके अपना नाम दर्ज करा दे। ऐसा नहीं है कि नाम दर्ज कराया तो दूसरे दिन वो डीओ बन जाएगा, वो सिर्फ नाम, क्लॉज इतना ही कहता है कि वो नाम दर्ज कराएगा तो उसका नाम मुख्यमंत्री के वेबसाइट पे आ जाएगा कि ये व्यक्ति डीओ बनना चाहते हैं।
इसका दूसरा क्लॉज कहता है, तीसरा क्लॉज कहता है कि जो पेरेंट यानी उस जिले में रहने वाला नागरिक जिसका एक लड़का 5 साल से 17 साल की उम्र का है, स्कूल जाने की एज का, उसका एक लड़का 5 साल से 17 साल की उम्र का है, पेरेंट कभी भी पटवारी की कचहरी में जाके 3 रुपया फी देके अधिक से अधिक 5 व्यक्तियों के नाम को स्वीकृति दे सकता है। मान लो 50 लोग डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर बनना चाहते हैं तो 5 लोगों को स्वीकृति दे सकता है। वो पटवारी को 3 रुपया फी देगा, पटवारी उसके नाम कंप्यूटर में एंटर करेगा, पटवारी उसे रिसीट देगा और चीफ मिनिस्टर के वेबसाइट पे आ जाएगा कि भाई नागरिक XYZ ने A, B और C को स्वीकृति दी है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के पद के लिए। उसके बाद का क्लॉज कहता है कि नागरिक किसी भी दिन अपनी स्वीकृति कैंसिल कर सकता है। वो किसी भी दिन पटवारी की कचहरी में जाके फी देके कह सकता है कि मैं स्वीकृति कैंसिल कर रहा हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो किसी भी दिन स्वीकृति दे सकता है और किसी भी दिन कैंसिल कर सकता है। अब ये जो प्रोसीजर है, वो जो पहला ड्राफ्ट है उसमें प्रोसीजर पटवारी की कचहरी में है, जो कि 1-2 हफ्ते में इसमें सुधार आ सकता है कि ये प्रोसीजर को SMS और ATM के जरिए कर सकते हैं। यानी कि ATM के जरिए होगा तो आप ATM मशीन पे जाओगे तो उस पर जो मेनू आएगा कि भाई कैश विड्रॉ करना है, स्टेटमेंट देखना है, उसके साथ एक और मेनू आ जाएगा राइट टू रिकॉल और नार्को टेस्ट इन पब्लिक और एग्जीक्यूशन इन पब्लिक, 2-4 एग्जीक्यूशन बाय पब्लिक अप्रूवल, मेजोरिटी अप्रूवल, 2-4 और ऑप्शन आ जाएंगे। राइट टू रिकॉल पे आप क्लिक करोगे तो और ऑप्शन आ जाएंगे कि राइट टू रिकॉल PM, राइट टू रिकॉल CM, राइट टू रिकॉल रिजर्व बैंक गवर्नर, राइट टू रिकॉल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। तो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर पे टच स्क्रीन से क्लिक करो तो जितने भी महाशय DO बनना चाहते हैं उनमें से आप किसी भी 5 पे स्वीकृति कर दो। स्वीकृति दी है तो उसको कैंसिल करना है तो कैंसिल कर दो। ATM आपको रिसीप्ट दे देगा, ATM आपका फोटो भी ले लेगा और यदि चार्ज है 1 आध रुपया, 50 पैसे, 1 रुपया जो भी है वो अपने आप चार्ज लग जाएगा। अब जो पटवारी की प्रोसीजर है उसमें भी यही है कि जब नागरिक जाएगा अपनी स्वीकृति देने तो पटवारी का जो कंप्यूटर है वो उसका फोटो ले लेगा, फिंगरप्रिंट ले लेगा और उसको रिसीट देगा। और जब SMS पे आएगा तभी भी प्रोसीजर इस तरह से है कि उस व्यक्ति को अपना मोबाइल नंबर अपने वोटर लिस्ट में रजिस्टर करवाना पड़ेगा। वोटर लिस्ट का काम है वो तहसीलदार देखता है, तो नागरिक को तहसीलदार की या पटवारी की कचहरी में जाके अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करना पड़ेगा। और वेरिफिकेशन कैसे होगा कि कलेक्टर के पास पावर है कि वो मोबाइल कंपनी को कह सके कि भाई इस आदमी का ये जो मोबाइल नंबर है उस आदमी का नाम और एड्रेस मुझे भेजो। और यदि वो नाम और एड्रेस उसके वोटर लिस्ट पे जो नाम है उस नाम और एड्रेस से यदि टैली होता है तो उसका मोबाइल नंबर है वो वोटर लिस्ट में आ जाएगा और वो उस मोबाइल के जरिए वो अपने राइट टू रिकॉल के प्रेफरेंसेस दे सकता है। पर वो थोड़ी बात की बात है, मैं फिर से दोहराऊंगा, अभी जो मैंने ड्राफ्ट प्रपोज किया है उसमें ये ATM और SMS नहीं है। उसमें ये है कि आदमी पटवारी की कचहरी में जाएगा, 3 रुपया फी देगा, BPL कार्ड है तो 1 रुपया फी होगी और वो 3 नाम देगा और पटवारी उसे रिसीट देगा। अब राइट टू रिकॉल DO में DO चेंज कब होगा कि मान लो उस जिले में 10 लाख नागरिक है, पेरेंट्स है, तो जब 3.5 लाख पेरेंट्स एक व्यक्ति को स्वीकृति देंगे, 3.5 लाख या ज्यादा, तो DO चेंज होगा। मतलब मुख्यमंत्री एग्जिस्टिंग DO की ट्रांसफर करनी पड़ेगी और नया आदमी DO बनेगा। और अब कुछ टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं कि भाई एक आदमी को 3.5 लाख अप्रूवल मिले, दूसरे को 4 लाख, तो जाहिर है जिसको 4 लाख मिले वो DO बनेगा। एक और टेक्निकल क्वेश्चन आता है कि भाई एक आदमी को 4 लाख अप्रूवल मिले थे, दूसरे दिन किसी को 4 लाख 1 मिल गया, दूसरे दिन 4 लाख 2, तो क्या हर 2-2 दिन बाद DO चेंज होगा? तो ऐसा नहीं है। इसमें मैंने क्लॉज में लिखा है कि एक बार आदमी DO बनता है तो वो चेंज तभी होगा जब उसका जो नियरेस्ट कॉम्पिटिटर है जो कि उससे ज्यादा है उसके पास कम से कम 2% ज्यादा, यानी जिले में 10 लाख पेरेंट्स हैं तो कम से कम 20% ज्यादा होंगे। थ्रेशोल्ड इसका 20,000 है, तभी DO चेंज होगा। ऐसा नहीं है कि एक आदमी 4 लाख से DO बना और दूसरे दिन किसी का 4 लाख हो गया तो वो DO बनेगा। तो ये सिस्टम स्टेबल है, रोज रोज कोई DO नहीं बदलेगा इससे। अब जो दान्ना कहते हैं उन्होंने इसका विरोध किया था, राइट टू रिकॉल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर का। दान्ना ने भी विरोध किया और जो छोटे अन्ना हैं, अन्ने यानी अन्ना का प्लूरल ANNE, अन्ना का प्लूरल, उन्होंने भी इसका विरोध किया। उन्होंने विरोध किया था राइट टू रिकॉल लोकपाल का। राइट टू रिकॉल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर में तो उन्होंने कोई इंटरेस्ट ही नहीं बताया। उन्होंने कहा ये बात तो हम अगले जन्म में फोकस करेंगे, आज फोकस करना है सिर्फ लोकपाल पे।
तो उन्होंने राइट टू रिकॉल लोकपाल का विरोध किया था कि ये राइट टू रिकॉल लोकपाल का जो क्लॉज है वो मैंने चैप्टर 50 में डिस्क्राइब किया है, वो लोकपाल के ड्राफ्ट में नहीं आना चाहिए। और जो उनकी कमेटी की मीटिंग थी 10 लोगों की, 5 मिनिस्टर और 1 अन्ना और 4 छोटे अन्ना, तो कमेटी की मीटिंग में एक मिनिस्टर एंथोनी ने जिक्र किया था कि भाई लोकपाल के ऊपर राइट टू रिकॉल लोकपाल नहीं होना चाहिए। वो कैसे हुआ कि कोई एंथोनी के डिपार्टमेंट में काम करता है, मेरा पुराना आईआईटी का दोस्त है, मैं नाम नहीं दूंगा, मैंने उसको ये भेजा था कि भाई एंटोनी कमेटी में है, देखो राइट टू रिकॉल लोकपाल की बात यदि वो रख सकते हो तो उसने बोला चलो मैं कर देता हूँ। तो पता नहीं उन्होंने बोला कि भाई राइट टू रिकॉल लोकपाल होना चाहिए, तो द अन्ना और जो 4 छोटे अन्ना थे, 5 ने विरोध किया कि राइट टू रिकॉल लोकपाल होना ही नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो मान जाते तो ये 4 मिनिस्टर मानने वाला थे, ये 4 मिनिस्टर 5 मिनिस्टर तो उनसे 4 गुने बड़े बदमाश है। तो पर उसने जस्ट ऐसे रख दी बात और उन्होंने विरोध किया, और यदि उस समय समर्थन किया तो शायद बात और थोड़ी आगे बढ़ जाती, पर वो उन्होंने साफ बोला था कि राइट टू रिकॉल लोकपाल नहीं होना चाहिए। और एक जो तर्क दिया वो ये था कि भाई इसमें तो लोग 100 रुपये में या दारू की बोतल के या एक साड़ी के लिए अप्रूवल बेच देंगे। मैंने कहा इसमें ये पॉसिबल नहीं है, वास्तविक इलेक्शन में भी ऐसा नहीं होता। मेरा एक दूसरा वीडियो जो एक्सप्लेन करता है कि ये वोट बेचने की बात है, वो 5% भी सच्चाई नहीं है इसमें। पर इसमें क्यों नहीं हो सकता कि इसमें मैंने लिखा है कि कोई भी आदमी किसी भी दिन अपना अप्रूवल चेंज कर सकता है। तो मान लो मुझे डीओ बनना है, तो मुझे 3.5 लाख अप्रूवल चाहिए, तो मैं 3.5-4 लाख लोगों को अप्रोच करता हूँ कि भाई देखो आप जाके अप्रूव कर दो। जब सीएम के वेबसाइट पे आ जाएगा कि आपने मुझे अप्रूव किया है तो मैं आपको 100-200 रुपया दे दूंगा। तो चलो एक आदमी ने जाके मुझे अप्रूव कर दिया, मैंने उसको 100 रुपया दिया। अब क्वेश्चन आता है कि क्या वो मुझे जिला शिक्षण अधिकारी के रूप में देखना चाहता है, क्या वो अपने लड़के का एजुकेशन मेरे हाथों में सौंपना चाहता है। यदि नहीं सौंपना चाहता तो दूसरे दिन जाके मेरा अप्रूवल कैंसिल कर देगा। तो मैं क्या 3.5 लाख लोगों से झगड़ने जाऊंगा एक जिले में कि भाई क्यों मेरा अप्रूवल कैंसिल किया, और क्या मैं रोज रोज उनको 100 रुपया दूंगा। राइट टू रिकॉल लोकपाल में भी यही बात थी कि आदमी लोकपाल के लिए स्वीकृति देगा और किसी भी दिन वो स्वीकृति कैंसिल कर सकता है। तो इसमें 10 लाख में से एक टिपिकल जिले में 10 लाख पेरेंट होते हैं, एक टिपिकल जिले में 15 लाख की आबादी, 15 लाख वयस्क वोटर होते हैं, और टिपिकल जिले में 10 लाख ऐसे वोटर होते हैं जिनका एक लड़का 5 से 18 साल की उम्र का होता है। तो इसमें मैं 3.5 लाख लोगों को, एक जिले के 3.5 लाख लोगों से थोड़ा झगड़ने जाऊंगा। और राइट टू रिकॉल लोकपाल में तो 15 करोड़ का थ्रेशोल्ड था कि एक आदमी तभी लोकपाल बनेगा जब मिनिमम 15 करोड़ वोटर का उसको समर्थन हो। तो मान लो मैंने 100 रुपया कैश देके 15 करोड़ लोगों के वो ओपिनियन स्वीकृति ले भी ली, लेकिन यदि वो मुझे लोकपाल नहीं देखना चाहता तो दूसरे तीसरे दिन जाके स्वीकृति कैंसिल कर देंगे। तो मैं क्या 15 करोड़ से झगड़ने जाऊंगा? लेकिन उन्होंने बोला नहीं, इसमें तो वोट बिक जाएंगे। तो ये बात देखो आपको डिसाइड करनी है। ये जो पूरी प्रोसीजर है उसमें जितने भी राइट टू रिकॉल के विरोधी है वो कहते हैं कि इसमें वोट बिक जाएंगे, इसलिए ये प्रोसीजर गैजेट में नहीं आनी चाहिए। तो ये डिसीजन आपको इंडिविजुअली लेना है कि ऐसी सिस्टम जिसमें किसी भी दिन आपकी स्वीकृति बदल सकता हो, तो उसमें वोट खरीदने के, अप्रूवल खरीदने के लिए आदमी को रोज 100 रुपया देना पड़ेगा, जो इतना पैसा तो किसी के पास नहीं है। तो इसमें स्वीकृतियों का बेचना खरीदना मुमकिन नहीं है। जैसे इलेक्शन, मान लो हर हफ्ते इलेक्शन होते, तो किस नेता में इतनी ताकत है कि 500 रुपया देके या 100 रुपया देके या 50 रुपया देके भी वोट खरीदे? किसी में इतना पैसा नहीं है। तो इसमें वोट अप्रूवल खरीद फिरोख की बात निकल जाती है। दूसरा एक मैंने क्लॉज इसमें ऐड किया है कि राइट टू रिकॉल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर में, जो कि राइट टू रिकॉल पुलिस कमिश्नर में नहीं है, बहुत सारे राइट टू रिकॉल में नहीं है, राइट टू रिकॉल सीएम में नहीं है, राइट टू रिकॉल डीओ में है। राइट टू रिकॉल डीओ में यह है कि एक आदमी राज्य के अधिक से अधिक 5 जिलों का डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर बन सकता है और देश के 10 जिलों का डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर बन सकता है। तो इससे एजुकेशन कैसे इंप्रूव होगा कि मान लो मैं अहमदाबाद में रहता हूं, मेरा डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर बकवास है, और पास का कोई जिला है महसाणा, उसका डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर अच्छा है। वो अच्छा है मुझे कैसे पता लगा कि मेरे कुछ जान पहचान के लोग हैं या तो रिश्तेदार लोग हैं, महसाणा में रहता है। मैंने उनसे पूछा कि भाई आपके स्कूल का क्या हाल है, तो उन्होंने कहा भाई हमारे स्कूल में तो पंखे ट्यूबलाइट आ गए, ब्लैक बोर्ड आ गया, बेंच आ गई, टीचर टाइम से आता है, लड़कों को किताबें मिलती है, टेक्स्ट बुक मिलती है, एग्जाम टाइम से आती है। जिस लड़के को न्यूज़पेपर का हेडलाइन पढ़ना नहीं आता था, आज वो एक छोटा मोटा पैराग्राफ लिख सकता है। यानी जो इंडिविजुअल लेवल का फीडबैक है उसे स्पष्ट पता लग गया कि वहाँ का डीओ अच्छा है। तो
अहमदाबाद के लोग अहमदाबाद के डीओ को धमका सकते हैं कि या तो तू अपना काम सुधार, या तो हम तेरे को नौकरी से निकाल के अप्रूवल सिस्टम के द्वारा उसे हम डबल चार्ज दे देंगे कि भाई महसाणा के साथ साथ वो अहमदाबाद का जिला भी संभाले। तो एक डीओ पूरे हिंदुस्तान में मान लो 2 डीओ 5 डीओ अच्छा काम करेंगे तो उसकी वजह से 50 डीओ को धमकी मिलेगी कि भाई या तू अपना काम सुधार या हम उस आदमी को डबल चार्ज ट्रिपल चार्ज दे देंगे। तो हर एक डीओ को अपनी कामगिरी सुधारनी पड़ेगी। और इस तरह से राइट टू रिकॉल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर आने से, यानी कि नागरिकों के, जिले के आम नागरिकों के पास डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर की पावर आने के बाद एजुकेशन जिला स्तर पे इंप्रूव होगा। अब इसमें जो पॉलिटिकल विरोधी है मेरे, उनके बारे में मैं कुछ बताऊंगा कि प्रणब मुखर्जी ने राइट टू रिकॉल का विरोध किया है, उसमें कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस ने तो 1925 से राइट टू रिकॉल का विरोध किया है। राइट टू रिकॉल की बात 1870 में स्वामी दयानंदन जी ने अलग स्वरूप से की है। जहां तक मेरा मानना है वो राइट टू रिकॉल ही हुआ। स्वामी दयानंदन सरस्वती जी ने उनके पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के 6ठे चैप्टर में पहले ही पेज पे लिखा है, 6ठा चैप्टर राज धर्म पॉलिटिक्स के ऊपर है, उसमें पहले पेज पे लिखा है कि राजा प्रजाधीन होना चाहिए। और दूसरा कि यदि राजा प्रजाधीन न हुआ तो प्रजा को लूट लेगा। जैसे मांसाहारी पशु छोटे पशु को खा जाते हैं, वैसे अन्याय घूसट से दंड करके प्रजा को लूट लेगा, प्रजा कमजोर हो जाएगी, राष्ट्र का विनाश होगा। एक एक शब्द उनके पुस्तक से मैं बोल रहा हूँ, मेरा कोई शब्द। ये मांसाहारी पशु की उपमा भी उन्होंने दी है कि जैसे मांसाहारी पशु छोटे पशु को खा जाते हैं, वैसे यदि राजा प्रजाधीन न हुआ तो वो प्रजा को लूट लेगा। तो राइट टू रिकॉल वो राजा को प्रजाधीन बनाने की बात है। उसके बाद 1925 में महात्मा चंद्रशेखर आजाद और महात्मा सचिंद्रनाथ सान्याल ने 1925 में कहा था कि हम जिस गणराज्य की स्थापना करना चाहते हैं उसमें राइट टू रिकॉल होगा, क्योंकि यदि राइट टू रिकॉल ना हुआ तो डेमोक्रेसी एक मजाक बन के रह जाएगा। ये एग्जैक्ट उनके स्टेटमेंट है, आप गूगल कीजिए। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन या HRA उनकी जो संस्था का नाम था, राइट टू रिकॉल मैनिफेस्टो और सचिंद्रनाथ सान्याल, 2-3 शब्दों पे आप गूगल करेंगे तो बहुत सारे वेबसाइट है जिसपे उनका पूरा मैनिफेस्टो रखा है। HRA का मैनिफेस्टो 1925 में उन्होंने पब्लिश किया था। उसमें ये स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि हम जिस गणराज्य की स्थापना करना चाहते हैं उसमें राइट टू रिकॉल होगा, क्योंकि यदि राइट टू रिकॉल न हुआ तो डेमोक्रेसी एक मजाक बन के रह जाएगा। तो 1925 में महात्मा चंद्रशेखर आजाद का, या राइट टू रिकॉल ग्रुप के बारे में बताऊं कि अधिकतर हमारे एक्टिविस्ट राइट टू रिकॉल ग्रुप को, वो सचिंद्रनाथ सान्याल, चंद्रशेखर आजाद, सबको महात्मा कहते हैं। महात्मा भगत सिंह, महात्मा चंद्रशेखर आजाद, महात्मा उधम सिंह, महात्मा सचिंद्रनाथ सान्याल, महात्मा बटुकेश्वर दत्त, और हम मोहन भाई के लिए दुरात्मा शब्द का उपयोग करते हैं। दुरात्मा गांधी, दुरात्मा जवाहरलाल नेहरू, दुरात्मा मनमोहन सिंह, दुरात्मा अन्ना, दुरात्मा सुब्रमण्यम स्वामी वगैरह। तो गांधी के लिए हम दुरात्मा शब्द यूज करते हैं और चंद्रशेखर आजाद के लिए महात्मा शब्द का इस्तेमाल होता है। तो उन्होंने जब 1925 में बात की थी तभी भी बात कांग्रेस तक तो पहुंची होगी। तो आप देखिए कि दुरात्मा गांधी या दुरात्मा जवाहरलाल नेहरू या जितने भी ये दुरात्मा थे कांग्रेस के, उनमें से एक ने भी राइट टू रिकॉल का जिक्र तक नहीं किया, क्योंकि विरोध करोगे तो भी कार्यकर्ता तक इंफॉर्मेशन जाएगी, इसलिए विरोध क्यों करना, बात को ही दबा दो। तो प्रणब मुखर्जी ने राइट टू रिकॉल का विरोध किया, वो कोई नई बात नहीं है। अडवाणी ने विरोध किया राइट टू रिकॉल का। तो अब जिस अडवाणी को जिना सेक्युलर लगता हो, उस अडवाणी के स्टेटमेंट को तो मैं कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता। अरे भाई, तू खुद पाकिस्तान छोड़ के उल्टे पांव भाग के आया था इधर, तो तू और तेरे रिश्तेदार और तेरे पड़ोसी सब संबंधित, जिना सेक्युलर था तो रुक जाता वहीं पे, और अभी भी देरी नहीं हुई, वापस जाना हो तो चले जाओ उस सेक्युलर जिना के देश में। तो जो आदमी जिना को सेक्युलर बोलता हो उसको तो मैं मानता नहीं हूं, पर एक बात मैं बता दूं कि 1977 में अडवाणी ने राइट टू रिकॉल की डिमांड को समर्थन दिया था। अडवाणी उस समय जनता पार्टी के मेंबर बने थे और जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम भारत में राइट टू रिकॉल रहेंगे। ये 1977 की बात है। वो श्री कृष्ण वैकुंठ गए, माखन का चुराना भूल गए। एक बार वो पावर में आने के बाद वो राइट टू रिकॉल का विरोध करने लगे, पर जब तक वो पावर में नहीं थे तब तक वो राइट टू रिकॉल का समर्थन करते थे। सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि राइट टू रिकॉल बकवास है, उनका वीडियो आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे। वो राइट टू रिकॉल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर का विरोध करते हैं, वो तो राइट टू रिकॉल एमएलए का भी विरोध करते हैं, हर एक राइट टू रिकॉल का विरोध करते हैं। 77 में वो भी राइट टू रिकॉल के समर्थक रह चुके हैं। और सुब्रमण्यम स्वामी की भी बात को मैं जवाब देने का मानता नहीं हूँ। सुब्रमण्यम स्वामी ने तो 1990 में ये स्टेटमेंट किया था
कि सोनिया गांधी लक्ष्मी के समान है, सोनिया गांधी सरस्वती के समान है, मतलब सोनिया गांधी, जयललिता और मायावती ये लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा के समान है। ये उनका एग्जैक्ट स्टेटमेंट आपको मिल जाएगा। और उन्होंने आरएसएस को फैसिस्ट कम्युनल बोला था, नेगेटिव सेंस में, गाली के स्वरूप में बोला था 1999 में। उन्होंने वाजपेयी सरकार को गिराया था ताकि सोनिया गांधी पीएम बन सके, 1999 की बात कर रहा हूं। और उन्होंने 2001 या 2004 में विश्व हिंदू परिषद को बैन करने की डिमांड मांगी थी, और उन्होंने कहा था कि विश्व हिंदू परिषद नेताओं को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर अरेस्ट करना चाहिए। छोटा मोटा आईपीसी सेक्शन नहीं कि जिसमें महीने 2 महीने में जमानत हो जाए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, यानी जो आदमी उसमें अरेस्ट होता है उसको 7 जन्म तक बेल नहीं मिलती। वो दूसरे जन्म में भी जब पैदा होता है तो पुलिस उसको पकड़ के अंदर कर देती है कि पिछले जन्म में तेरे पे। तो ऐसे कानून के अंदर उन्होंने विश्व हिंदू परिषद को अरेस्ट करने की डिमांड सुब्रमण्यम स्वामी ने 2004 में की थी। तो ऐसे आदमियों के ओपिनियन को कोई वेटेज नहीं देता मैं, फिर भी मैं उनको बताऊं कि उनका जो दावा है कि राइट टू रिकॉल से इंस्टेबिलिटी आएगी वो 100% बकवास है। राइट टू रिकॉल में पहले तो जब राइट टू रिकॉल आएगा तो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर का काम सुधर जाएगा, वो बदमाशी कम कर देगा, वो भ्रष्टाचार कम कर देगा, वो शाला चलाना ठीक कर देगा। यानी जो 700 डीओ है उसमें से जैसे ही राइट टू रिकॉल आएगा 24 घंटे के अंदर 300 साढ़े 300 डीओ शरीफ हो जाएंगे, और जब 1-2 की नौकरी आएगी तो बाकी 350 भी सुधरे जाएंगे। कोई बड़े पैमाने पे राइट टू रिकॉल आएगा तो बड़े पैमाने पे लोगों को बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक आदमी की नौकरी जाएगी, बाकी 700 के 700 है वो स्ट्रेट लाइन में चलना शुरू कर देंगे। तो राइट टू रिकॉल से कोई इंस्टेबिलिटी नहीं आती, क्योंकि राइट टू रिकॉल आने के बाद आदमी ठीक से काम करना शुरू कर देता है, इसलिए उसको बदलने की जरूरत कम हो जाती है। जैसे अमेरिका में राइट टू रिकॉल पुलिस कमिश्नर है, तो पिछले 100 साल में कुछ 12-15 हजार पुलिस कमिश्नर, वहां पे 2000 जिले हैं, एक आदमी वहां पे पुलिस कमिश्नर बनता है तो 12-15 साल काम करता है, उसके बाद वो रिटायर हो जाता है या तो स्टेट गवर्नमेंट या फेडरल कैडर में चला जाता है। तो यूं समझो कि एक जिले ने 100 साल में 7-8 पुलिस कमिश्नर देखे होंगे, तो 10,000 पुलिस कमिश्नर में से पिछले 100 साल में कितने रिकॉल हुए? सिर्फ 4, यानी 0.1% से भी कम रेशियो आता है राइट टू रिकॉल में। और उसका स्पष्ट कारण है कि जब लटकती तलवार 24 घंटे पूरे हफ्ते होती है तो आदमी बदमाशी कम कर देता है। तो राइट टू रिकॉल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से एजुकेशन ऑफिसर के काम सुधर जाएंगे। तो इससे एजुकेशन कैसे इंप्रूव होगा उसका मैंने दूसरा यहाँ पे सेक्शन डाला है, सातवीं सिस्टम का। तो मैथमेटिक्स और साइंस का एजुकेशन इंप्रूव करने के मैंने मेथड बताई, वो इस तरह से है कि हर महीने या हर हफ्ते या हर 15 दिन, डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस, उस जिले के हर एक लड़के का एक मैथमेटिक्स में टेस्ट होगा। कैसे टेस्ट होगा कि वो टर्मिनल पे जाएगा, टर्मिनल उसको क्वेश्चन देगा, उस क्वेश्चन पे उसको आंसर एंटर करने हैं। 50 क्वेश्चन है, वो सारे एमसीक्यू होंगे। और इस तरह से होगा कि चीटिंग ना हो सके। कैसे है कि भाई एक क्वेश्चन का जवाब मुझे 2 मिनट के अंदर देना है, मैं अधिक से अधिक एक क्वेश्चन पीछे जा सकता हूँ, ज्यादा पीछे नहीं जा सकता। और मेरे पास में जो बैठा है उसको भी वही 50 क्वेश्चन मिलेंगे, पर उसको कंप्लीटली डिफरेंट ऑर्डर में मिलेंगे, यानी मेरा 25वां क्वेश्चन, उसका 50वां क्वेश्चन। तो इस तरह से मुझे अलग अलग क्वेश्चन मिलेंगे। फिर जो उस जिले के मान लो 10th स्टैंडर्ड में 20,000 लड़के हैं, तो वो जो 20,000 लड़कों का जो एवरेज स्कोर आया उसके हिसाब से हर एक लड़के को इनाम मिलेगा। मतलब कि जो एवरेज से ऊपर है मान लो उसे 10 रुपया, जो टॉप 100 में है उनको 100 रुपया, जो टॉप 200 से 200 में उनको 50 रुपया, यानी हर एक लड़के को उसकी एग्जाम का जो स्कोर है उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली उसके खाते में पैसा जमा हो जाएगा। और उतना ही पैसा, जितना पैसा विद्यार्थी को मिला उतना पैसा स्टूडेंट को मिलेगा। यानी मैंने जो सात्य सिस्टम प्रपोज की है, सात्य मैंने शब्द लिया है, सात्य भगवान के नाम से, सात्य गॉड ऑफ ट्रूथ, लॉजिक एंड मैथमेटिक्स। हिंदू धर्म में जैसे हर एक वस्तु के लिए भगवान है, जैसे बिजली के लिए इंद्र है, सिविल इंजीनियरिंग का भगवान है विश्वकर्मा, और तो इसी तरह से मैंने सात्य गॉड ऑफ ट्रूथ, लॉजिक एंड मैथमेटिक्स। और तो सिस्टम का सार क्या है कि जो मैथमेटिक्स का टीचर है उसे तनख्वाह मिलेगी 0, उसकी फिक्स सैलरी कितनी है 0, और वेरिएबल कंपोनेंट कितना है कि भाई आपके लड़के का जो मैथमेटिक्स के एग्जाम में जो स्कोर आया वो उतना पैसा गवर्नमेंट देगी। और पेरेंट चाहे तो और भी दे सकता है, पेरेंट चाहे तो एक्स्ट्रा दे सकता है कि पेरेंट है वो टीचर को बोल सकता है कि भाई मेरे लड़के का अभी एवरेज स्कोर आ रहा है, यदि आप उसको टॉप 10% में पहुंचा दोगे तो सरकार जितना देगी प्लस मैं तुमको 100 रुपया 200 रुपया पर एग्जामिनेशन एक्स्ट्रा दूंगा।
यानी कि जो टीचर परफॉर्मेंस दिखाता है वाया स्टूडेंट, उसको पैसा मिलेगा। स्टूडेंट को जो पैसा मिल रहा है वो ऐसा नहीं है कि पैसे के स्वरूप में, वो इस स्वरूप में मिल रहा है ताकि एक कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर खड़ा हो। देखो एजुकेशन में सबसे 2-3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती है। पैसे के बल पे आप शाला बना सकते हो, पैसे के बल पे एसी डलवा सकते हो, पैसा खर्च करके पंखे, ट्यूबलाइट, बेंच, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर सब लगा सकते हो, पर जो लास्ट माइल है कि भाई गारंटी है कि टीचर ने ठीक से पढ़ाया और दूसरा कि स्टूडेंट ने ठीक से पढ़ा, वो 2 चीज कैसे एस्टेब्लिश करोगे? फिर उसको कहोगे कि उसके लिए तुम एजुकेशन इंस्पेक्टर डालोगे, उसके लिए फिर प्रिंसिपल होगा, उसके ऊपर एजुकेशन इंस्पेक्टर आएगा, उसके ऊपर तहसीलदार आएगा, फिर पटवा ये कलेक्टर आएगा, उसके ऊपर ये एजुकेशन डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी आएगा, उसके ऊपर मिनिस्टर आएगा। आप एक के ऊपर कितने भी रखते जाओ, पर एंड में जो टीचर है, प्रूव कैसे किया जाए कि टीचर है, उसको 15,000 की सैलरी है तो वो विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है, और उससे भी मुश्किल कि विद्यार्थी पढ़ने में रुचि दिखा रहा है। तो विद्यार्थी पढ़ने में रुचि कब दिखाता है? 2 चीजें उस पर काम करती है। एक तो वो देखेगा कि भाई एग्जाम में मेरा परफॉर्मेंस खराब होगा तो मेरी इज्जत कम हो जाएगी, मेरा पोल खुल जाएगा। दूसरा, टीचर में भी ये रहेगा कि भाई यदि एग्जामिनेशन जो कि हर महीने में एक हो रहा है उसमें मेरे स्टूडेंट का परफॉर्मेंस खराब होगा तो मेरी पोल खुल जाएगी। स्टूडेंट जो पेरेंट्स है वो लड़के को मेरी कक्षा से निकाल के बगल वाले की कक्षा में डाल देंगे, मेरी इनकम कम हो जाएगी। और जो कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर इससे क्रिएट होगा, उससे हर एक लड़कों को पढ़ने में रुचि बढ़ेगी कि भाई मेरा जितना रैंक ऊपर होगा उतनी मेरी कम्युनिटी में, मेरे दोस्तों में मेरी उतनी रेपुटेशन उसकी ऊपर जाएगी। तो ये तीनों जो सात्य सिस्टम है वो तीनों चीजें एस्टेब्लिश करता है कि टीचर को तभी पैसा मिलेगा जब उसके लड़के एग्जाम में अच्छे स्कोर लाए। स्टूडेंट के लिए भी मोटिवेशन है कि जितना ज्यादा हो सके वो एग्जाम में अच्छे लाने की स्कोर करेगा और इससे मैथमेटिक्स लेवल है वो इम्प्रूव होगा। साइंस के लिए भी इसी तरह से एग्जाम है कि हर महीने या हर 2 महीने में एक साइंस का एग्जाम होगा और उसमें स्कोर के आधार पे स्टूडेंट और टीचर को पैसा मिलेगा। फिर लॉ एजुकेशन मैंने इसमें डिस्क्राइब किया है कि माँ बाप जब भी तय करें, माँ बाप बोले कि सेकंड स्टैंडर्ड से तो सेकंड स्टैंडर्ड से, माँ बाप बोले 6th स्टैंडर्ड से तो 6th स्टैंडर्ड से, माँ बाप बोले 1st स्टैंडर्ड से तो 1st स्टैंडर्ड से, माँ बाप जब भी तय करते हैं तब उसके लड़के को लॉ एजुकेशन उसका शुरू हो जाएगा। और लॉ एजुकेशन में इसी तरह से है कि जो बेसिक कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पेनल कोड, वो पढ़ना, हर हफ्ते एक बार कोर्ट में जाना, कोर्ट में जाके पूरा जो केस समरी है वो केस समरी देखना, उसको बोलना, और फिर महीने में एक आध बार पुलिस स्टेशन जाना, महीने में एक आध बार जेल जाना, फॉरेंसिक को स्टडी करना कि भाई कैसे केस सुलझाए जाते हैं। तो इस तरह से आम आदमी को 5th स्टैंडर्ड से ही लॉ एजुकेशन मिले ताकि जब वो आगे जिनमें जाए तो वकील और जज उसको जो बेवकूफ़ बनाते हैं, वकील और जज, वो बेवकूफ़ बनाने की पॉसिबिलिटी कम हो जाए। तो ये है डिस्ट्रिक्ट लेवल के एजुकेशन इंप्रूव करने का। और दूसरा इस चैप्टर में प्रपोजल है कि कॉलेज लेवल का एजुकेशन कैसे इंप्रूव हो सकता है। और बाद में जो एक और चैप्टर में ऐड करूंगा ये 301.htm में, वो है कि सेव IIT JEE, कि IIT JEE को कैसे बचाया जा सकता है वो मैंने आपको बिगनिंग में बताया। तो मैं जो कुछ और चीज़ें इसमें ऐड करूंगा कि जो एजुकेशन को कमज़ोर किया जा रहा है उसके पीछे मल्टीनेशनल कंपनियां तो है ही, पर जो देश के बुद्धिजीवी है, अमीर लोग और बुद्धिजीवी, वो भी चाहते हैं कि CBSE और स्टेट बोर्ड का एजुकेशन कमज़ोर पड़ जाए। वो क्यों ऐसा चाहते हैं? क्योंकि जो बुद्धिजीवी है, कॉलेज के प्रोफेसर और वो सब, और अमीर लोग हैं, उनमें से अधिकतर अपने लड़के को ICSE में भेजते हैं, इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। मतलब वो देखते हैं यदि उनका लड़का प्रेशर नहीं सहन कर सकता, एजुकेशन का बोझ नहीं सहन कर सकता, तो IB में डाल देते हैं, इंटरनेशनल बोर्ड, या तो CBSE में डाल देते हैं। और लगे कि नहीं भाई ये लड़का होनहार है, इंटेलिजेंट है, एजुकेशन का लोड सहन कर सकता है, तो उसको ICSE में डालते हैं। तो ICSE में सिलेबस कमज़ोर नहीं हुआ। मैंने 12th क्लास के टेक्स्ट बुक कंपेयर किए थे 1986 में, जब मैंने 1986 में 12th का एग्जाम दिया तो ISE और CBSE लगभग बराबर लग रहा था कि ISE में कुछ टॉपिक्स ज़्यादा थे तो कुछ टॉपिक CBSE में ज़्यादा थे, मतलब लेवल था, एक एट पार था। और आज मैं देखता हूँ तो CBSE का सिलेबस एकदम कमज़ोर हो गया है और ICSE का सिलेबस है वो पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है।
और उसके एग्जामिनेशन भी ऐसे पेपर में से नहीं आते, मुश्किल सवाल होते हैं। वो आईसीएसई में लड़कों को फेल भी करते हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड में भी फेल करते हैं, 8th स्टैंडर्ड तो थोड़ा फर्स्ट में भी फेल करते हैं। आईसीएसई में 10th का बोर्ड अभी भी है। तो जो लड़का आईसीएसई में जाएगा वो यदि इंटेलिजेंट है तो उसका मैथ साइंस स्ट्रांग हो जाएगा। जबकि कोई लड़का इंटेलिजेंट है लेकिन यदि वो स्टेट बोर्ड या सीबीएसई में रहेगा तो वो इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी उसका मैथ साइंस का लेवल क्यों नीचे रहेगा, क्योंकि उसको मुश्किल सवाल फेस करने का न उसको अपॉर्चुनिटी दिया गया, न उस पर दबाव डाला गया मुश्किल सवाल हल करने का। तो जो अमीर लोग हैं वो चाहते हैं कि भाई दूसरे लड़के वो कमजोर हो जाए, इसलिए वो स्टेट बोर्ड और सीबीएसई को तोड़ना चाहते हैं। आप अधिकतर गवर्नमेंट ऑफिसर देखो तो अब उनके लड़के आईसीएसई में पढ़ते हैं, सिवा कि उनका लड़के का एकेडमिक परफॉर्मेंस कमजोर है। एकेडमिक परफॉर्मेंस कमजोर है तो वो आईबी या सीबीएसई में भेजते हैं। यदि उसका एकेडमिक लेवल स्ट्रांग है तो जितने भी अमीर लोग हैं और जो बुद्धिजीवी है, कॉलेज के प्रोफेसर है, फिर ये सिविल सोसाइटी के मेंबर है, एनजीओ चलाते हैं और जुडिशरी में है या तो गवर्नमेंट में नौकरी करते हैं अच्छी पोजीशन पे, जिनकी इनकम साल के 5-7 लाख से ज्यादा है, वो अपने लड़के को आईसीएसई में भेजते हैं। तो इससे एक तरह का क्लास सिस्टम आ जाएगा कि जो अमीर के लड़के हैं सिर्फ उनका ही मैथ साइंस का लेवल इंप्रूव होगा और जो मिडिल क्लास के लोअर मिडिल क्लास है उनका मैथ साइंस लेवल कमजोर रहेगा। अब राइट टू रिकॉल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, राइट टू रिकॉल स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर, राइट टू रिकॉल सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर, इससे ये तीनों पे रिवर्स हो जाएगा कि सारे स्कूल के सिलेबस इंप्रूव हो जाएंगे, सारे बोर्ड के एग्जाम है वो इंप्रूव हो जाएंगे। मेरा जो प्रपोजल है वो ये कि 5th और 8th में भी बोर्ड होना चाहिए। एक तो पहले हर महीने एग्जाम लिया जाता है मैथ्स का, यानी एक तरह का छोटा बोर्ड हो गया वो, और फिर 5th में और 8th में भी बोर्ड होना चाहिए। 10th में तो होना ही चाहिए, पर 5th, 8th और 10th और 12th चारों में बोर्ड होना चाहिए, इससे एजुकेशन इंप्रूव होगा। तो मैं फिर से पूरा समराइज करता हूं। मेरा ये 2 वीडियो 2 टॉपिक में है कि आईआईटी जेईई को कैसे बचाया जाए और बाकी एजुकेशन सिस्टम को कैसे सुधारा जाए, गिरने से बिगाड़ा जाए। आईआईटी जेईई को सुधारने का एक तरीका, बचाने का, आईआईटी जेईई को बचाने का एक तरीका जो मैं प्रपोज करता हूं कि आप मुख्यमंत्री को एक लेटर लिखो। लेटर का ड्राफ्ट मैंने दिया है rahulmehta.com/jei.pdf। ये 3 दिन बाद आ जाएगा, 7 मार्च को मैं अपलोड कर दूंगा। और उसमें प्रपोजल ये है कि जितने भी आईआईटी के पास आउट है, आईआईटी के एक्स फैकल्टी है, आईआईटी के स्टूडेंट है, आईआईटी के एग्जिस्टिंग फैकल्टी है, उनका एजुकेशन मिनिस्ट्री के वेबसाइट पे अकाउंट बनाया जाए और उनका पब्लिक वोटिंग लिया जाए कि वो लोग क्या चाहते हैं कि आईआईटी जेईई कैंसिल हो या नहीं। दूसरा, जितने भी 9th, 10th, 11th, 12th के लड़के हैं उन लड़कों का एक अकाउंट खोला जाए आईआईटी एजुकेशन मिनिस्ट्री के वेबसाइट पे, सारे बोर्ड के, स्टेट बोर्ड हो या सेंट्रल बोर्ड हो, और उनके पेरेंट का एक अकाउंट खोला जाए और स्कूल से लिस्ट मंगाई जाए कि भाई आपके लड़के का नाम, आपका जो 9th, 10th, 11th, 12th में पढ़ता है लड़के का नाम, उसके पेरेंट का नाम और उनका मोबाइल नंबर, और मोबाइल के जरिए एसएमएस करके उनको पासवर्ड भेज दिए जाए और उसके द्वारा वो वेबसाइट पे अपना ओपिनियन रख सके कि आईआईटी जेईई चालू रहनी चाहिए। तो इस तरह का यदि हम गैजेट छपवा सकते हैं तो हो सकता है जेईई बच जाए, और यदि नहीं छपवा सकते तो कम से कम हमें ये प्रूव करना पड़ेगा सबके सामने कि भाई मनमोहन सिंह है वो बेईमान आदमी है, वो पेरेंट का और स्टूडेंट का और आईआईटी पास आउट का फीडबैक भी पब्लिक में नहीं लेना चाहते कि भाई उनकी वो चाहते क्या है या उनका ओपिनियन क्या है। दूसरा कि जितने भी नेता आपके ध्यान में आए, हर एक नेता से पूछो कि आप ये पब्लिक फीडबैक की सिस्टम को सपोर्ट करते हो या विरोध करते हो। 2 सवाल उनसे पूछो कि भाई आपका ओपिनियन क्या है कि जेईई चालू रहनी चाहिए या जेईई खत्म होनी चाहिए, या आप अगले जन्म में जवाब दोगे। तो बहुत सारे नेता तो कहेंगे कि हम जवाब अगले जन्म में देंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि 99% नेता तुमको कहेंगे कि वो अगले जन्म में जवाब देंगे, और जो 1-2% जवाब देते हैं उनका जवाब आप फेसबुक पे स्टेटस पे रख दो कि भाई मैंने सुब्रमण्यम स्वामी से पूछा कि भाई जेईई खत्म होनी चाहिए या चालू होनी चाहिए, जो भी जवाब आता है लिख दो। और दूसरा सवाल उनसे पूछो कि भाई मनमोहन सिंह जी जेईई को खत्म करने के लिए तैयार है, तो आप मनमोहन सिंह का इस्तीफा मांगते हो या नहीं। जैसे मैं बोलता हूं कि भाई वी शुड आस्क फॉर मनमोहन सिंह रेजिग्नेशन, हमें मनमोहन सिंह को नौकरी से निकाल देना चाहिए। कैसे निकालना चाहिए? 301.htm में सेक्शन 6.6 में मैंने रखा है राइट टू रिकॉल प्राइम मिनिस्टर। राइट टू रिकॉल प्राइम मिनिस्टर 1 पेज का ड्राफ्ट है। वो 1 पेज का ड्राफ्ट यदि
गैजेट में छप जाता है, राइट टू रिकॉल प्राइम मिनिस्टर, ये एक पेज का ड्राफ्ट, राइट टू रिकॉल पीएम ड्राफ्ट, राइट टू रिकॉल पीएम यदि ये गैजेट में छप जाता है, या राइट टू रिकॉल सीएम यदि गैजेट में छप जाता है, तो इस ड्राफ्ट में जो प्रोसीजर दिए उसके द्वारा हम भारत के नागरिक 15 दिन महीने में मनमोहन सिंह को नौकरी से निकाल के उसकी जगह अच्छा या कम बुरा, अच्छा या कम बुरा जो भी है, नीतीश कुमार है, नरेंद्र मोदी साहब है, कुछ नहीं तो मैं कहूँगा मायावती भी मनमोहन सिंह से कम बुरी है, उसको हम प्रधानमंत्री की कुर्सी पे रख सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि राइट टू रिकॉल पीएम आए तो मनमोहन सिंह अपना कमीनापन थोड़ा कम कर दे, तो शायद पीएम बदलने की जरूरत ना हो और जो पीएम से नुकसान हो रहा है वो भी कम हो जाए। पर जितने भी नेता उनसे पूछो कि भाई मनमोहन सिंह आईआईटी जेईई को खत्म करने पे तुले हुए हैं, तो आप मनमोहन सिंह का इस्तीफा मांगते हो या आप क्या चाहते हो कि मनमोहन सिंह की नौकरी 2014 तक चालू रहे? क्योंकि कुछ लोग जो अपने आप को कांग्रेस का विरोधी बताते हैं, बहुत सारे नेता वो कहते हैं कि हर हाल में मनमोहन सिंह को 2014 तक नौकरी में चालू रखना चाहिए। जैसे मैं अन्ना की बात करूं तो मनमोहन सिंह से कभी उन्होंने इस्तीफा नहीं मांगा, उन्होंने कभी सुब्रमण्यम स्वामी, तो वो हमेशा कहते हैं कि मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री के पद पे चालू रहना चाहिए। वो पटांग रीजन दे देते हैं पर कहते हैं कि हर हाल में मनमोहन सिंह की नौकरी चालू रहनी चाहिए, उनको 2014 तक डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। यानी कांग्रेस की और जो उनके भ्रष्ट मंत्री है उनकी सत्ता और उनकी रिश्वतखोरी तुम 2014 तक, तुम यानी आम नागरिक 2014 तक बर्दाश्त कर लो। तो उनसे ये सवाल पूछो एक एक नेता को पकड़ पकड़ के कि भाई 2000 ये आईआईटी जेईई खत्म होनी चाहिए, चालू रहनी चाहिए, और यदि मनमोहन सिंह आईआईटी जेईई खत्म करने पे तुले हुए हैं तो आप उनसे इस्तीफा पब्लिकली मांग सकते हो, और दूसरा वो इस्तीफा ना दे तो आप राइट टू रिकॉल पीएम को गैजेट नोटिफिकेशन में डालने की डिमांड को सपोर्ट कर सकते हो। और चौथा, आप एक साधारण गैजेट नोटिफिकेशन को सपोर्ट कर सकते हो कि आईआईटी के विद्यार्थी, पास आउट विद्यार्थी, फैकल्टी, एक्स फैकल्टी और जितने 9th के स्टूडेंट के लड़के, उनका ओपिनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री के वेबसाइट पे आना शुरू हो जाए। तो इससे फायदा क्या होगा कि गैजेट आए या ना आए पर जितने बेईमान नेता है वो सारे एक्सपोज हो जाएंगे, वो कम से कम पब्लिक के सामने और कार्यकर्ताओं के सामने एक्सपोज हो जाएंगे कि इतने नेता लोग हैं वो सब बेईमान हैं। वो ये भी नहीं चाहते कि पब्लिक का ओपिनियन गवर्नमेंट के वेबसाइट पे है। बाकी सब तो छोड़ दो, राइट टू रिकॉल और सब की बात तो छोड़ दो, ये 95% नेता और जो नए नेता है उनमें से 95% नहीं 99% से मेरे जो वॉलेंटियर है या तो जो मेरी राइट टू रिकॉल की बात से प्रभावित हुए, मैंने उनको पूछा कि भाई आप अपने लीडर से बात करो, तो बोले कि भाई हमारा लीडर तो नागरिक का ओपिनियन पीएम के वेबसाइट पे आया उसको भी मंजूर नहीं करते, राइट टू रिकॉल को छोड़ो। एक साधारण सी डिमांड ने मेरी आरटीआई 2 सेक्शन 1.3 में दी है कि यदि नागरिक अपनी कंप्लेंट रखता है तो कंप्लेंट पीएम के वेबसाइट पे आ जानी चाहिए। वो जो भी 10-20 रुपया 50 रुपया फी लेनी है वो ले लो। तो वो बोले वो एक क्लॉज को भी सपोर्ट करने को तैयार नहीं है कि नागरिक की कंप्लेंट पीएम के वेबसाइट पे आ जानी चाहिए कि पूरी दुनिया देख सके। पीएम उसको अटेंड करे ना करे वो पीएम की मर्जी, पर कम से कम कंप्लेंट पीएम के आ जानी चाहिए कि भाई मैंने ये कंप्लेंट इस तारीख को पीएम तक पहुंचा दी थी या सीएम तक पहुंचा दी थी या कलेक्टर तक पहुंचा दी थी। ट्रांसपेरेंट कंप्लेंट फाइलिंग, तो उसका विरोध करते हैं कि नहीं, नागरिक की कंप्लेंट है वो फाइल में पड़ी रहेगी, भले पड़ी रहे, पर पीएम के वेबसाइट पे पब्लिकली नहीं दिखनी चाहिए। तो आप हर एक नेता से पूछो कि भाई आईआईटी जेईई कैंसिल होनी चाहिए, यानी उसका ओपिनियन पीएम के वेबसाइट पे आने के गैजेट नोटिफिकेशन को आप सपोर्ट करते हो नहीं। और दूसरा जो पार्ट है कि जिले स्तर पे और राज्य स्तर पे एजुकेशन को बचाया जाए, तो उसके लिए राइट टू रिकॉल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, राइट टू रिकॉल स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर, राइट टू रिकॉल नेशनल एजुकेशन मिनिस्टर, वो मैंने यहाँ पे चैप्टर 30.2 में ड्राफ्ट दिया है राइट टू रिकॉल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर का। तो आप अपने जितने भी सहयोगी है, आपके सहपाठी है, संपर्क में जितने कार्यकर्ता है, सारी पार्टियों के, कांग्रेस के, बीजेपी के, उनको आप कहिए कि भाई आप राइट टू रिकॉल डीओ को सपोर्ट कर सकते हो, और यदि राइट टू रिकॉल डीओ को सपोर्ट कर सकते हो तो आपको ये ड्राफ्ट अच्छा लगे तो ले लो, वरना ड्राफ्ट अच्छा नहीं लगे तो आप 15 दिन में, 1 महीने में, 3 महीने में इससे अच्छा ड्राफ्ट दे सकते हो। क्योंकि यदि वो 3 महीने में ड्राफ्ट नहीं देता तो अगले जन्म में भी नहीं देगा। बहुत सारे राइट टू रिकॉल के समर्थक है, वो राइट टू रिकॉल का समर्थन करते हैं पर वो ड्राफ्ट देने से मना करते हैं कि राइट टू रिकॉल के ड्राफ्ट नहीं देंगे। जैसे शांति भूषण है, तो 1970 से वो राइट टू रिकॉल का समर्थन करते हैं, 40 साल से, और वो लॉ मिनिस्टर भी रह चुके हैं 1977 में, लेकिन राइट टू रिकॉल का ड्राफ्ट अभी तक नहीं दिया। नीतीश कुमार है,
वो भी राइट टू रिकॉल का समर्थन करते हैं 30-35 साल से, लेकिन उन्होंने भी कोई राइट टू रिकॉल एमएलए और राइट टू रिकॉल एमपी का ड्राफ्ट नहीं दिया। अन्ना भी कभी ड्राफ्ट नहीं दे रहे, वो 1 साल से राइट टू रिकॉल की बात करते हैं, लेकिन आज तक उन्होंने कभी ड्राफ्ट नहीं दिया। तो यदि कोई राइट टू रिकॉल का समर्थक मिल जाए तो आप उसकी गर्दन पकड़ के उससे ड्राफ्ट मांगिए कि भाई ड्राफ्ट तू मेरे को कब देगा, हफ्ते में देगा, 3 महीने में देगा, 6 महीने में देगा या अगले जन्म में देगा। और इस तरह से आप राइट टू रिकॉल की मुहिम तेज कर सकते हो। अब कुछ लोगों ने मुझे सवाल पूछे कि पीआईएल फाइल क्यों नहीं करते। तो एक तो भाई पीआईएल में खर्चा होता है, मेरा जो पूरा कैंपेन है वो सेल्फ फंडेड है, पूरा राइट टू रिकॉल ग्रुप है वो 100% एट एवरी लेवल सेल्फ फंडेड है। हर एक व्यक्ति अपने पैसे से काम करता है, कोई डोनेशन नहीं लेता। हम डोनेशन के 100% खिलाफ है कि चोरी करो डकैती करो, लेकिन पॉलिटिक्स में डोनेशन नहीं होना चाहिए। अब तो पूरा जो मैं अखबार में एडवर्टाइज दी है, मैंने अब तक 15-20 एडवर्टाइज दी है, या तो पैम्पलेट छपवाता हूँ, इलेक्शन लड़ता हूँ, वो पूरा मैं सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग का काम करता हूँ, दिन में 4-5 घंटे कोडिंग करता हूँ, और उसमें से जो पैसा आता है उसका टैक्स भरने के बाद मैं 40-50% में ये सारे एक्टिविटी में खर्च करता हूँ। तो पीएल का एक तो खर्चे का इशू आता है कि पीएल जितना पैसा नहीं है मेरे पास, दूसरा कि दिल्ली के चक्कर काटने भी मेरे लिए मुश्किल है। और तो वो भी चलो सॉल्व कर दूं, पर तीसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि ये जो जज साहब है, मैं उन्हें ये कपिल सिब्बल और मिनिस्टरों से ज़्यादा कमीने मानता हूँ। और वो है ये सुप्रीम कोर्ट के जज जो मैंने स्टडी किए, तो एक से बढ़कर एक, मतलब इतनी कमीनाबंदी मैंने देखी उनमें कि कपिल सिब्बल भी उनके सामने शर्मा जाए। मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज थे खरे, थोड़ी पुरानी बात है, 2006 की बात है। तो एक स्विट्जरलैंड का कुबेरपति था, कुछ होगी 100-200 करोड़ की पार्टी, तो उसका विकृति थी कि वो 7-8 साल की लड़कियों पे बलात्कार करना उसकी विकृति थी। देखो ऐसी अश्लील बात करना मुझे भी अच्छा नहीं लगता, पर अब जब है अश्लीलता पॉलिटिक्स में, और यदि मैं वो अश्लीलता चाहता हूँ कि आप उससे कम करने की कोशिश करें, मैं कम करने की कोशिश करूँ, तो मुझे बतानी तो पड़ेगी। तो वो जो 100-200 करोड़ की पार्टी थी, उसकी ये विकृति थी कि 7-8 साल की लड़कियों में बलात्कार करना, और दूसरी विकृति थी कि वो उसी को अपने ही लैपटॉप पे उसकी वीडियो उतार के रखता था। तो किसी ने इंस्पेक्टर को बोला, तो इंस्पेक्टर ने कमरे पे रेड लगाई, तो वहाँ पे रंगे हाथ 3 लड़कियों के साथ पकड़ा 7-8 साल की उम्र की, और उसकी वीडियो में कुछ 200 वीडियो निकली अलग अलग देशों की, भारत, पाकिस्तान, वियतनाम, फिलीपींस, अलग अलग देशों की। तो इंस्पेक्टर ने बोला भाई इस केस में तो मुझे तोड़पानी नहीं करना, कि ये लिमिट क्रॉस हो चुकी है, इस पर मुझे तोड़पानी नहीं करना। उसे सारे सबूत इकट्ठे किए, और जो लैपटॉप का जो वीडियो मिले उसने स्विट्जरलैंड, अमेरिका, ब्रिटेन, सारे फॉरेंसिक लेबोरेटरी को भेज दिया। तो वो आदमी स्विट्जरलैंड का था, और स्विट्जरलैंड की फॉरेंसिक लेबोरेटरी का रिपोर्ट आ गया कि ये डीवीडी जेन्युइन है, और ये यही लड़कियां हैं, ये यही आदमी है, और ये सब जेन्युइन है। तो इतना पक्का सबूत आ गया कि जो लोअर कोर्ट का जज था उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, उसने 7 साल की सजा की, जो कि कम है। ऐसे केस में मिनिमम 15 साल की सजा हो सकती है, पर फिर भी उस जज ने सिर्फ 7 साल की सजा की। तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जज है, उसने बेल दे दिया उस आदमी को। तो स्विट्जरलैंड की 100-200 करोड़ की पार्टी, और तुम बेल देते हो तो जाहिर है देश छोड़ के भाग जाएगा। तो भाग गया वो देश छोड़ के। मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज है वो इतने गिरे हुए हैं कि बाकी सब तो छोड़ो, 7-8 साल की लड़कियों पे बलात्कार करने वालों को भी वो खुलेआम बेल दे देते हैं, और देश से भागने में उनकी मदद करते हैं। मतलब जब ये खरे ने बेल दी, चीफ जस्टिस खरे ने बेल दी, तब उसको पता था कि आदमी देश छोड़ के भाग जाएगा, तो भी उसने बेल दे दी। तो अब ऐसे लोगों के पास मैं क्या पीआईएल करूँ? तो ये बात हुई कोई चोर उचक्का बदमाश है और उसके सामने तुम दाऊद के पास कंप्लेन करने जाओ। मतलब कपिल सिब्बल ने तो जो कमीनापंथी दिखा दी थी वो दिखा दी, अब उसकी कंप्लेन करने के लिए मैं उससे भी ज़्यादा कमीने लोगों के पास जाना ठीक नहीं समझता। तो जिसको जुडिशरी में विश्वास है वो पीआईएल करे, और शायद पीआईएल चल सकती है, मैं ऐसा नहीं बोलता, शायद स्टे ऑर्डर आ भी जाए, क्योंकि जुडिशरी को अपनी रेपुटेशन सुधारनी है। जुडिशरी के सामने इतने गंभीर आरोप आए हैं कि शांति भूषण ने तो सबूत के साथ एक एफिडेविट दिए कि पिछले 14 चीफ जज जो आए उनमें से 7 भ्रष्ट थे, और उनके रिश्वतखोरी के सारे सबूत उन्होंने राइटिंग पे, एफिडेविट पे चीफ जस्टिस कापड़िया को दिए हैं।
तो चीफ जस्टिस कापड़िया बोलते हैं कि भाई तुम कंप्लेंट विड्रॉ कर रहा हो वरना हम तुम्हें कंटेम्प्ट के इल्जाम में जेल भेज देंगे। तो शांति भूषण बोलते हैं कि जो होना होगा, मैं कंप्लेंट विड्रॉ नहीं करूँ। ये आखिरी स्टेटस में बता रहा हूँ, फिर बाद में क्या हुआ मुझे 1 महीने पुराना स्टेटस है कि अभी तक शांति भूषण साहब ने ये एफिडेविट विड्रॉ नहीं किया। उसके बाद गाजियाबाद में एक प्रोविडेंट फंड का स्कैम हुआ था जिसमें एम्प्लॉय के 30 करोड़ रुपया जज और एम्प्लॉय मिलके खा गया, जो प्रोविडेंट फंड का जो मैनेजर था। फिर वो 30 करोड़ तो सरकार को भुगतान करना पड़ेगा क्योंकि प्रोविडेंट फंड में सरकार अंडरटेकिंग लेती है। तो वो जो अकाउंटेंट था गाजियाबाद सेशंस कोर्ट का, उस अकाउंटेंट ने बोला कि भाई मैंने इस जज को इतना पैसा दिया, इस जज को इतना पैसा दिया। उसमें से 3 अभी सुप्रीम कोर्ट में जज है, 2 कुछ इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज है और सब हाई पोजीशन पे है, और कुल मिला के उसने 40 जजों को पैसा दिया था, ऐसा उसने पुलिस स्टेटमेंट में बोला। और उसने बोला कि भाई मैजिस्ट्रेट को बुलाओ कि मुझे मैजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट देना आता है। ऐसा होता है कि मैजिस्ट्रेट के सामने दिया हुआ स्टेटमेंट उसकी वेटेज थोड़ी ज़्यादा होती है कानून की निगाह में। तो 3 महीने तक कोई मैजिस्ट्रेट नहीं मिला। 3 महीने तक जेल वालों को गाड़ी नहीं मिली कि वो उसको गाड़ी में बिठा के मैजिस्ट्रेट के पास ले जा सके, और 3 महीने तक कोई मैजिस्ट्रेट नहीं मिला जो कि उसका जेल में आके स्टेटमेंट लग सके। और अरेस्ट होने के 3 महीने बाद उसने जेल में जहर खा के सुसाइड कर लिया। तो मेरा तो मानना है उसकी हत्या हुई है, और हत्या से फायदा किसको हुआ? वही फायदा तो वो जो सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज को हुआ, क्योंकि यदि वो मैजिस्ट्रेट के सामने बयान दे देता तो उन सब के सामने पुलिस केस हो जाता गबन का, पैसे गबन करने का। तो मैं ये दावे के साथ नहीं कह सकता कि सुप्रीम कोर्ट के जज लोगों ने उसका मर्डर करवाया। वो तो उस जेलर का नार्को टेस्ट होगा तभी पता चलेगा। जिस जेलर में उसने सुसाइड किया या हत्या हुई, उस जेलर का नार्को टेस्ट लो तो पता लगेगा कि पूरा षड्यंत्र क्या था। पर इतना जरूर है कि वो जो आदमी मर गया प्रोविडेंट फंड का मैनेजर, उससे 2 सुप्रीम कोर्ट के जज को और 3 हाई कोर्ट के जज को बहुत फायदा हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट के जज की रेपुटेशन इतनी खराब हो चुकी है पब्लिक में और इंटेलेक्चुअल में कि वो हो सकता है कि अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए स्टे ऑर्डर दे दे IIT जेई में। तो ये जुआ खेलने लायक है कि सुप्रीम कोर्ट में PIL कर देना चाहिए IIT जेई के मामले पे, और एक माहौल यदि IIT के लोग खड़ा कर सके कि ये पूरी जो IIT जेई कैंसिल की जा रही है वो भारत को कमजोर करने के लिए की जा रही है, तो शायद सुप्रीम कोर्ट इस पे स्टे ऑर्डर दे दे। लेकिन पिछले 20 साल का जो ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का आप हिस्ट्री देखो, तो जो छोटे मोटे मुद्दे हैं, कहीं झोपड़पट्टी में आपको पानी के कनेक्शन देने हैं, या तो झोपड़पट्टी में बिजली देनी है, या 2-5 मतलब 100-200 लोगों का घर छीन लिया सरकार ने और उनको ऑल्टरनेट रेसिडेंस देना है। तो छोटे मोटे मुद्दों में तो सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल करो, हाई कोर्ट में PIL फाइल करो, काम हो जाता है। पर जो बड़े मुद्दे हैं, बड़े मुद्दे मतलब देश के सामने जो सबसे बड़े खतरे हैं, मल्टीनेशनल कंपनियों का बढ़ता हुआ प्रभाव पॉलिटिक्स में, मिलिट्री में, मिशनरियों का बढ़ता हुआ प्रभाव, बांग्लादेशी घुस रहे हैं, सेना कमजोर हो रही है, एजुकेशन बिगड़ रहा है, ये जो बड़े मुद्दे हैं उस पे जितने भी PIL फाइल हुए हैं वो सब बेकार गए हैं। एक भी PIL में किसी को कोई फायदा नहीं हो, वेस्ट ऑफ टाइम ही हुआ है। तो फिर भी मैं कहूँगा जिसको PIL में श्रद्धा है वो सुप्रीम कोर्ट के जज सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल करे। मैं अपनी पोजीशन क्लियर कर दूंगा कि मैं मास मूवमेंट में बिलीव करता हूँ। मैं सिर्फ मास मूवमेंट और सिर्फ मास मूवमेंट में बिलीव करता हूँ। ना मुझे किसी भगवान रूपी नेता में श्रद्धा है, ना मुझे किसी भगवान रूपी जज में श्रद्धा है, इसलिए मैं PIL के झमेले में नहीं पड़ना चाहता। तो मैं अपने जिन लोगों को भारत का एजुकेशन सिस्टम सुधारना है, जिनको IIT जेई बचानी है, वो अपनी मुहिम मेरे हिसाब से इस तरह से शुरू करनी चाहिए कि उन्हें ये सारे गैजेट नोटिफिकेशन में छपवाने में डालने चाहिए। और इस मूवमेंट को इस तरह से मैं नाम दूंगा कि सेव IIT जेई। और यदि IIT जेई खत्म हो जाती है, मान लो 2014 में IIT जेई नहीं होती, तो ये मूवमेंट चालू रहनी चाहिए कि IIT जेई को कैसे पुनर्जीवित किया जाए। मतलब मैं ये मूवमेंट खत्म नहीं करने वाला IIT जेई की। मान लो सेव IIT जेई खत्म हो जाती है तो सिर्फ मैं टाइटल बदल दूंगा कि रीस्टार्ट IIT जेई, और इस मूवमेंट को मैं चालू रखूंगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी इस मूवमेंट में जितने भी मिनिस्टर है, कार्यकर्ता है, उनको आप ये गैजेट नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी दीजिए और कहिए कि वो प्रधानमंत्री को कहे कि वो उसे गैजेट में छापे। धन्यवाद।